तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कंप्लीट मैराथन में, कंप्लीट वीडियो में हम सभी एनर्जी कंजर्वेशन के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपको बारी बारी से एक्सप्लेन करके बताएंगे, सभी चीज़ें चैप्टर वाइज आप सभी को डिस्कस करेंगे हर एक पार्ट में। तो चलिए, पहला हमारा कह सकते हैं एक माइलस्टोन जो होगा पहले पार्ट को लेकर के, वो हमारा क्या है, एनर्जी के बारे में है। ठीक है, कि आप एक्चुअल में एनर्जी से क्या समझते हैं, आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता भी देता हूँ कि जैसा कि आप लोगों को चैप्टर का नाम, सब्जेक्ट का नाम पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन, तो पूरे चैप्टर में सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताया जाएगा। यानी आपको सब क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि आप ऊर्जा से क्या समझते हैं, तो आपने डेफिनेटली जानते भी होंगे कि जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। ठीक है, पृथ्वी पर कोई भी कार्य करने के लिए, जीव जंतुओं के उद्भव के लिए, पृथ्वी समेत सभी ग्रहों उपग्रहों के निर्माण के लिए, उपग्रहों द्वारा ग्रहों का परिक्रमण करने के लिए, ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें आपको कोई भी कार्य करना है, जीव जंतुओं का उद्भव यानी कोई उन्हें कार्य करना है, अगर पृथ्वी पर जो ग्रह उपग्रह हैं उसका हमें निर्माण है, ठीक है, और जो ग्रहों का परिक्रमण कर रहे हैं उपग्रह, ठीक है, और जो सूर्य का परिक्रमण ग्रह कर रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। जनरली ऊर्जा की डिफिनीशन आपको लिखनी होती है, लेकिन पूछा क्या जाता है, पूछा ये जाता है कि ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण, ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज। अगर हम ऊर्जा को यानी एनर्जी सोर्सेज को क्लासीफाई करें तो यहाँ पे तीन तरीके से इसका क्लासिफिकेशन हो रहा है, प्राथमिक व द्वितीयक ऊर्जा, ठीक है, वाणिज्यिक तथा अवाणिज्यिक ऊर्जा, अभी समझाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इंग्लिश में इसलिए रखा है क्योंकि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आपको याद रहेगा, ठीक है, रिन्यूएबल तथा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यानी ऊर्जा। ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल भी आप सभी से पूछ लेता है। आप हमेशा ध्यान रखें कि इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों वर्जन को पढ़ें इस पेपर में, तो जिससे क्या है कि कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। आइए, चैप्टर नंबर 1 हमारा है बेसिक ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसमें पूछा जाता है हमारा क्या, प्राथमिक व द्वितीयक ऊर्जा, ठीक है। तो बेसिक ऑफ एनर्जी हमारा चैप्टर नंबर 1। ये तो मैंने ऊर्जा का एक कह सकते हैं कि ओवरव्यू दिया जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ रहे हो और एक उसका ओवरव्यू नहीं रखोगे तो दिक्कत है। तो वो तो आपका टॉपिक था ऐसे ही ओवरव्यू के रूप में। अगर हम प्राथमिक ऊर्जा की बात करें तो प्राथमिक ऊर्जा कौन से स्रोत होते हैं उसको समझो, जो या तो कहाँ पाए जाते हैं, जो या तो प्रकृति में पाए जाते हैं या प्रकृति में इकट्ठा होते हैं, ठीक है, प्रकृति में इकट्ठा है। मुख्यतः जो प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत हैं वो कोयला हैं, तेल हैं, प्राथमिक गैस हैं और आपकी बायोमास, ठीक है। बायोमास का मतलब यही आपका जो भी पशु पक्षियों से जो भी आपका निकल रहा है, ठीक है, वो आपका एक बायोमास के रूप में आ जाता है, ठीक है। ये आपके एनर्जी सोर्स हो, ये प्राथमिक, ठीक है। प्राथमिक ऊर्जा सोर्स ज़्यादातर इंडस्ट्रियल उपयोगिता में द्वितीयक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी हम प्राथमिक ऊर्जा को जब यूज करेंगे, जैसे कि कोयला को हमने यूज किया और इंडस्ट्रियल में यूज कहाँ किया, थर्मल पावर प्लांट में यूज कर लिया, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट से हमने क्या करा, अपनी टरबाइन को मूव कराया, तो वहाँ पे जो कोयला था वो जल करके, ठीक है, वो जल करके क्या दिया, अगर मैं बात करूँ वहाँ पे तो एक हीट एनर्जी प्रोवाइड की उसने, हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो हमारा जो वाटर है वो क्या बना, स्टीम बना। स्टीम बना तो वो टरबाइन के ब्लेड पे गया, टरबाइन के ब्लेड पे गया तो आपकी टरबाइन की ब्लेड मूव करी और आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो अभी फ़िलहाल के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। कैसे, जनरेटर से कन्वर्ट होने के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो प्राथमिक ऊर्जा है वो आपके
प्रकृति में पाई जाती है, जैसे कि कोयला, तेल, पशु पक्षियों से जो भी बायोमास है, जो कि आपकी प्राथमिक गैसेज हैं, और उसका उपयोग करके इंडस्ट्रियल में हम द्वितीयक ऊर्जा में उसे हम कन्वर्ट करते हैं। आइए, इतना मुझे लगता है कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई। वाणिज्यिक, कॉमर्शियल, ठीक है, तथा अवाणिज्यिक ऊर्जा, इस एनर्जी सोर्स में जो है वो बाजार के बारे में बताया जाता है। यानी जो चीज़ें बाजार में उपलब्ध हैं, एक पर्टिकुलर कीमत के ऊपर उपलब्ध हैं, उसे हम वाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे वाणिज्यिक ऊर्जा में क्या क्या आता है, आपके बिजली हो गया, कोयला हो गया, शुद्ध पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ये उत्पाद के रूप में उपलब्ध रहते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस में, ठीक है। अवाणिज्यिक, इसमें क्या होता है कि जो मूल्य के लिए वाणिज्यिक व्यापार उपलब्ध नहीं है, जैसे पशुओं का गोबर, मुझे लगता है कि अभी तो इंडिया में वो भी बिकने लगा है, ठीक है, और लकड़ी वगैरह, ठीक है। फिलहाल के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं है। अगर आपके यहाँ पेड़ है तो उसका एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं है। अगर आपके यहाँ गाय भैंस आप लोग रख रहे हो तो उसके बारे में कोई पर्टिकुलर प्राइस नहीं है। तो ये जो सोर्स हम लोगों ने डिसाइड किया है, यानी जो आपकी कह सकते हैं कि अथॉरिटी डिसाइड की है कि ये बाज़ार पे उपलब्ध नहीं है, इन्हें अवाणिज्यिक ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि इसमें पशुओं का गोबर है, लकड़ी है, और जो कृषि अपशिष्ट हैं, ईंधन है, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। अगली है हमारी ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा सोर्स, यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये ऊर्जा सोर्स जो है वो अच्छा है, मतलब जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी अनलिमिटेड एनर्जी है आपके पास, वहाँ से ये ऊर्जा प्राप्त हो रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है, पवन ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा है, और ज्वार भाटा की जो ऊर्जा है वो आपकी नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर आ रहा है। आगे है नॉन रिन्यूएबल, गैर नवीकरणीय एनर्जी सोर्स। यह एक ऐसा है जो एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, मतलब अभी फ़िलहाल के लिए तो अनलिमिटेड है, लेकिन एक समय के साथ समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आप सभी का जीवाश्म ईंधन है, यानी जो बहुत समय पहले पृथ्वी का उथल पुथल हुआ और हज़ारों पेड़ जो है दबे, फिर जो जीवाश्म ईंधन आप सभी के हैं, कोयला वगैरह, जो तेल वगैरह हम प्राप्त करते हैं, एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि कहाँ से सोर्स है, फिर हम क्या कर रहे हैं उसमें, यानी कौन सा प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, और फिर प्रोसेस के बाद उसमें जो हम फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद हम प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कोयल है, ठीक है, कोयल से हम खदानों से निकाला, ठीक है। एक्सट्रैक्शन का मतलब कोयल हमको तो सोर्स है, ठीक है, कि यानी ये यहाँ पे ये कोयला है। फिर हम एक्सट्रैक्शन करने का मतलब उसकी हमने डीप माइनिंग करी, डीप माइनिंग करके उसको बाहर निकाला। फिर हमने उस पर क्या किया, प्यूरिफिकेशन किया, प्यूरिफिकेशन से हमने प्रॉपर उसको कोयल बनाया। फिर इसको हम स्टीम पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, यानी स्टीम के रूप में कन्वर्ट किया प्राइमरी एनर्जी के रूप में, और थर्मल पावर प्लांट में ये अप्लाई हो गया। इसी तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, ठीक है, तो वो भी आपका पावर स्टेशन तक जा रहा है, वहाँ पे भी टरबाइन वगैरह काम है। न्यूक्लियर की भी माइनिंग हुई, फिर इनरिचमेंट हुआ, फिर पावर स्टेशन पे गया। नेचुरल गैस का गैस वेल से निकाला, हीट ट्रीटमेंट करा, इनका ट्रीटमेंट करा, हीट ट्रीटमेंट का तो मटेरियल साइंस में, ठीक है। फिर ये पावर स्टेशन पे गए, और पेट्रोलियम को भी निकाला, फिर यहाँ पे इसको रिफाइनिंग करी, और फिर एलपीजी वगैरह बनाया, और आपके थर्मल पावर प्लांट वगैरह में पेट्रोलियम वगैरह का यूज किया, ठीक है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट एक से नहीं चलता, ठीक है, कई सारी चीज़ों से चलता है। जैसे कि आपका जब आपका थर्मल पावर प्लांट की बात है तो कोयल से भी जलता है, आपके इनसे भी जलता है, क्या नाम है, जो भी जीवाश्म ईंधन है इनसे भी जलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है थर्मल पावर प्लांट, बट जनरली कोयल से ही जलता है, ठीक है। और हाइड्रो पावर प्लांट भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं अपने यहाँ, जिससे कि अपने पास पानी भी बहुत है, तो दिक्कत नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में अंतर पूछा जाए तो पूछा जाता है, बीच बीच में, ऐसी बात नहीं। जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं, और ये एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। ये कभी समाप्त नहीं होते, अर्थात पुनः विकसित हो जाएंगे, ठीक है। अभी सूर्य उदय, फिर से सोलर तुम्हारा बिजली बनाना शुरू, एक कुछ समय के बाद पुनः समाप्त हो जाएंगे और पुनः फिर विकसित नहीं होंगे। अब एक कहाँ, जहाँ पे आपने डीप माइनिंग करी, ठीक है, वहाँ से आपने पेट्रोलियम निकाल लिया, तो वहाँ से समाप्त हो गया,
आपने उसका यूज कर लिया, कहीं और पे डीप माइनिंग करोगे आप, ठीक है, तो एक समय के बाद ऐसा आएगा कि फिर से वो वहाँ पे चीज़ नहीं मिलेगी। इन्हें अपरंपरागत एनर्जी सोर्स कहते हैं, इन्हें परंपरागत सोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये प्रदूषण पैदा नहीं करते और ये प्रदूषण पैदा करते हैं, ठीक है। प्रदूषण पैदा करने का मतलब है कि आपका सोलर एनर्जी सेल्स है, अब पेट्रोलियम है, अब पेट्रोलियम ऑब्वियस सी बात है प्रदूषण पैदा करता है, ठीक है। तो ये है आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में अंतर, ठीक है। अब ये प्लांट फैक्टर वगैरह देखिए, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। आइए जो चीज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ग्लोबल फ्यूल रिजर्व से ही सीधा सा मतलब समझ में आ रहा है कि आपके पूरे ग्लोबल यानी विश्व में कितने फ्यूल अभी रिजर्व हैं यानी रखे हुए हैं। तो ग्लोबल फ्यूल रिजर्व जो है वो आपका दिखाता है कि विश्व में फ्यूल कितनी मात्रा में खपत हो रही है और फ्यूल कितने समय में समाप्ति की ओर अग्रसर होगा, कितने समय में ये समाप्त की ओर अग्रसर होगा। इस विषय को जानने के लिए विश्व में उपलब्ध फ्यूल सोर्स को निम्नलिखित बिंदुओं से हम लोग जानेंगे। यानी आपका जो फ्यूल है, ठीक है, वो कितने समय में ख़त्म होगा, कैसे होगा, उसके बारे में ही जानने के लिए बना हुआ है ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आता है जीवाश्म ईंधन। इसके अंदर हमारा आता है कोयला। विश्व में कोयले की उत्पादकता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 2000 तक कोयले का उत्पादन 11.8 इंटू 10⁶ मीट्रिक टन हुआ है। इसको देखते हुए 2050 तक कोयले का भंडार समाप्त हो जाएगा, यानी आने वाले 25 सालों में जो कोयले का भंडार है वो समाप्त हो जाएगा, जिस हिसाब से बढ़ती हुई आबादी है और बढ़ते हुए यूजेस है, ठीक है। हो सकता है तब तक इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए कि आपके सूर्य से ही सब कुछ काम होगा। अगला है हमारा ऑयल। कच्चे तेल का उत्पादन सन 1973 में 1996 बैरल भी, मतलब 1973 से 1996 में से जो बैरल थी आज बढ़कर 27.2 उत्पादित हो रही है। अगर ऐसे ही खपत इसकी बढ़ती रही तो सन 2225 तक समस्त तेल भंडार समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि पहले जो आप सभी की 1973 से लेकर के 1996 तक थी, वो आज उसके बाद से बढ़ कर के 27.2 हो गई है। और एक समय आएगा जब 2225 तक लगभग तेल के भंडार जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। नेचुरल गैस का उत्पादन सन 1990 से में लगभग 1800 × 10⁹ क्यूबिक मीटर उत्पादन हुआ है, ठीक है। अतः यह भी शीघ्र समाप्ति की ओर है। इसका एक्चुअल डाटा है नहीं अपने पास, जब BIS वगैरह की स्टैंडर्ड बुक होगी उसमें शायद में भी डाटा होगा। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, नाभिकीय ऊर्जा का विकास अमेरिका द्वारा सन 1957 में किया गया था। सन 2000 तक 2 × 10⁶, ठीक है, आपका गीगावाट में ऊर्जा का उत्पादन किया गया है। नाभिकीय ऊर्जा पर भविष्य निर्भर करता है, ठीक है। तो इसका जो भी है अभी इसका कोई एक्चुअल डाटा है नहीं, बट ये अपने अभी तक यहाँ पर इसका उत्पादन हुआ है ग्लोबल फ्यूल रिजर्व में, ये बताया जा रहा है। हाइड्रो पावर की बात करें तो हाइड्रो आपको पता है कि अनलिमिटेड है, ठीक है, लेकिन इसका जो पावर है, पावर प्लांट जितने भी है लगाओ और इसके यूजेस करो, तो इसके बारे में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला हमसे पूछा जाएगा इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस ऑन क्लाइमेट, ठीक है, जो एनर्जी का क्लाइमेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में बात करने के लिए ये एक टॉपिक दिया गया है एनर्जी कंजर्वेशन में। तो ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु में परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है। आप लोग देख ही रहे हो, कभी बरसात हो रही है, कब आप सभी का गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो सब तो आपका इम्पैक्ट पड़ ही रहा है। फिलहाल जैसे समुद्र के स्तर का बढ़ना है, मौसम में लगातार परिवर्तन, बाढ़, सूखा तथा तूफान आदि, इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो कहाँ से हो रहा है, उससे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसके उत्पन्न होने से हो रहा है, ठीक है, जो कि विश्व में मानव द्वारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का ईंधन के रूप में प्रयोग कर बिजली उत्पन्न करना, परिवहन के लिए उपयोग करना, उत्पन्न करने के लिए हो रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि हम जितने भी एनर्जीज़ का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसके इम्पैक्ट से क्या है
कि ग्रीन हाउस गैसेज, अभी यहीं पर मे बी आपका टॉपिक आएगा या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में, ठीक है। तो उसका स्तर लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। उसका स्तर बढ़ने से क्या हो रहा है, क्योंकि हम डिफरेंट यूज कर रहे हैं, चाहे वो हम अपना परिवहन चला रहे हों, चाहे हम बिजली बनाने के लिए थर्मल पावर प्लांट यूज कर रहे हैं, तो आपका जो भी वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो जब बढ़ रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका बाढ़ वगैरह की संभावना, सूखा, गर्मी का बढ़ना, ठीक है, जब समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, ये सारी चीज़ें देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य द्वारा ऊर्जा उपयोग के कारण पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज उत्पन्न होती हैं, ठीक है। मानव द्वारा जो ऊर्जा उपयोग के कारण पूरे विश्व में ग्रीन हाउस गैसेज सबसे ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं, और लगभग ऊर्जा का 2/3 भाग पूरे विश्व में ग्रीन हाउस गैसेज उत्पन्न करने में व्यर्थ चली जाती हैं, ठीक है। मतलब जो ऊर्जा का 2/3 भाग है वो पूरे विश्व में ग्रीन हाउस गैसेज उत्पन्न करने में व्यर्थ चली जा रही हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता तथा ऊर्जा उपयोग करने की क्षमता में बदलाव आ रहा है, ठीक है। और जो बदलाव आ रहा है, जैसे तापमान अधिक होना, गर्मी में, ठीक है, कूलिंग के लिए ऊर्जा का उपयोग करना, तो ये सब इम्पैक्ट जो है आपके क्लाइमेट के ऊपर पड़ रहे हैं। सर्दियों में हीटिंग के लिए ऊर्जा की आवश्यकता में कमी आई है, ठीक है। आगे बात करते हैं एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारत में ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कोयले से होता है, 55% कोयला, प्राकृतिक गैस 13%, तेल है 17%। भारत में कोयले का भंडार पूरे विश्व के कोयले का भंडार का लगभग 8.6% है। ऊर्जा उत्पादन के हिसाब से 230 साल बाद भारत से कोयला समाप्त हो जाएगा। भारत दुनिया में कोयला उत्पादन का चौथा सबसे बड़ा देश है। कोयला का उत्पादन भारत के आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड आदि राज्यों में हो रहा है। आगे है ऑयल। भारत में तेल का भंडार पूरे विश्व में ऑयल के भंडार का लगभग, ठीक है, 2016 से 2018 में 0.92%, 2008 से 9 में 0.63%, 2017 से 18 में 4.46% था। पूरे विश्व में ऑयल के भंडार का जो है ये आपके ईयर वाइज बताया गया है, इसमें इतना परसेंट था। भारत तेल उत्पादक देशों में अपना स्थान शीर्ष यानी टॉप 10 में रखता है। अगला है भारत में तेल भंडार सन 2070 तक समाप्त होने की संभावना है। भारत में तेल का उत्पादक मुंबई, आसाम तथा गुजरात में हो रहा है, ठीक है। आगे हमारा है प्राकृतिक गैस। भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2019 से लेकर के, ठीक है, 2019 तक 403 उसके बाद 80 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इसके साथ भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन विश्व में 22वें स्थान पर प्राकृतिक गैस में आता है। परमाणु ऊर्जा, भारत में ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा 2.4% की हिस्सेदारी रखता है, यानी 2.4% की जो आपकी एनर्जी मिल रही है वो आपके परमाणु ऊर्जा से मिल रही है। अगला है विद्युत ऊर्जा। पूरे भारत में विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता 2004 से जो है 11, 25, 80 मेगावाट थी। धीरे धीरे विद्युत उत्पादक में बढ़ोतरी हो रही है। अब अगला एक टॉपिक आता है इसी में, जो कि मुझे लगता है कि पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक होता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत। ऊर्जा की सबसे अधिक खपत उद्योगों में हो रही है, पता है, जो कि 49% हो रही है। कृषि में 5%, अन्य 14%, घरेलू कार्य 10% और परिवहन 22%, ठीक है। ये आपके इसके बारे में आपको डिटेलिंग करना है, ठीक है। आप इसके बारे में लिख सकते हो, उद्योग के बारे में भी लिख सकते हो, कृषि के बारे में भी लिख सकते हो, कहाँ कहाँ कृषि में खर्च हो रहा है। अन्य के बारे में अगर बात करें तो जो भी आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम मान लो, ठीक है, घरेलू कार्यों में बता लो, ठीक है। तो ये सारी डिटेलिंग आप खुद से भी कर सकते हो। बस ये 4-5 जो डाटा है ये आपको याद रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अब चैप्टर नंबर 2 आता है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, यानी इसमें चैप्टर नंबर 2 है एनर्जी मैनेजमेंट और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 और 2010 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे इसको। तो एनर्जी मैनेजमेंट को समझना है। एनर्जी मैनेजमेंट हमारा क्या कहता है? एनर्जी मैनेजमेंट को अगर आप लोग इस तरीके से समझो कि हम एनर्जी को इस तरीके से यूज करें कि हमें कम से कम एनर्जी को खर्च भी करना पड़े और मुझे अधिक से अधिक फ़ायदा भी हो, यही आपका एनर्जी मैनेजमेंट है। सीधा सा मतलब है कि कम से कम आप सभी की खपत हो और अधिक से अधिक हमारा
कह सकते हैं कि बेनिफिट हो। तो ऊर्जा प्रबंधन का अर्थ अधिकतम फायदे के लिए तथा ऊर्जा का इफेक्टिव ढंग से उपयोग करना एनर्जी मैनेजमेंट है। ठीक है, ऊर्जा प्रबंधन का अर्थ बेकार वस्तु को अलग कर ऊर्जा का श्रेष्ठ विधि से उपयोग करना, जिससे बेकार वस्तु को अलग कर ऊर्जा का श्रेष्ठ विधि से उपयोग करना जिससे न्यूनतम हानि हो। ठीक है, 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं। जिससे मतलब क्या है कि हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि हमें न्यूनतम लॉस हो, यानी हमें अधिक से अधिक फायदा हो और हमारी ऊर्जा की जो खपत है वो भी कम। अगर हम फ्लैट वेल्ट, ठीक है, को वी वेल्ट के बदले उपयोग करने पर 5 से 10% की ऊर्जा की बचत होगी। इस तरीके का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव, यानी ऊर्जा प्रबंधन के हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो हमारा प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों को हम क्या करेंगे कि कम ऊर्जा दे करके भी आप सभी अच्छे से कह सकते हैं कि बढ़ा सकते हैं, यानी उत्पादन और क्वालिटी को प्रभावी कर बिना ऊर्जा मूल्य की बर्बादी को न्यूनतम करना, यानी हम इफेक्टिव बनाएंगे और हम ऊर्जा जो मूल्य लग रही है, लागत लग रही है, उसको भी हम कम करेंगे। पर्यावरण के प्रभाव को भी न्यूनतम होगा और आउटपुट एनर्जी प्रति इकाई आवश्यकता को कम करना होगा, यानी जितनी भी, वही बात कहने का मतलब है कि जितनी एनर्जी हम पर यूनिट दे रहे हैं वो हम कम देंगे और हमारा काम अच्छे से होता रहेगा। कठिनाई से प्राप्त ऊर्जा का हम सदुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, जो चीज़ ज़रूरी है, जैसे कि लोग पंखा वगैरह चला के छोड़ के चले जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। मतलब अगर आप इंजीनियर हो तो बिल्कुल नहीं, क्या होता है कई लोग रूम लेकर रहते हैं और 200 रुपये बिजली का बिल देना होता है तो चलाते रहते हैं। चलाओ, खुल के चलाओ, बढ़िया यूज करो, लेकिन जब अगर आप हट रहे हो वहाँ से तो बिल्कुल उसको बंद कर दो। लेकिन होता है, लापरवाह होते हैं बच्चे, अब क्या कर सकते हैं, है ना। हॉस्टल में हैं तो हॉस्टल में भी लगातार चलता रहता है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बात गवर्नमेंट की नहीं है, बात है ग्लोबल फ्यूल रिजर्व की। अगर जब आगे की समस्याएं होंगी, आपके अगले जनरेशन के लिए समस्याएं होंगी और आज निकल होने वाली समस्याएं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब एनर्जी मैनेजमेंट को समझ लिया तो एनर्जी कंजर्वेशन को भी समझना जरूरी है कि एनर्जी कंजर्वेशन यानी संरक्षण क्या है। मूलभूत आवश्यकताओं में से एक ऊर्जा है। ठीक है, मतलब सभी जो आवश्यकता है उसमें से एक आवश्यकता आपकी ऊर्जा है, बिना ऊर्जा के कुछ काम होना नहीं है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार या घर, सभी जगह ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डेफिनेटली ये तो बात है ही कि बिना ऊर्जा के ना आप सभी ट्रैक्टर चला रहे हो, ना आप कोई सभी बिजनेस कर पा रहे हो, ठीक है, ना आप परिवहन नहीं कहीं आ जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बिना एनर्जी के कुछ भी इस समय पॉसिबल नहीं है। पिछले वर्षों में जैसे जैसे देश की प्रगति हुई है, इन क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ेगी। भाई इंडस्ट्रियलाइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बिजली की खपत बढ़ेगी। ऊर्जा की बढ़ती हुई खपत, जो बढ़ती हुई खपत है वो जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता बढ़ती है। ठीक है भाई, खपत बढ़ रही है, कोयले की खदान से कोयला आएगा और वही कोयला थर्मल पावर प्लांट में जाएगा, थर्मल पावर प्लांट में जाएगा तभी तो बिजली का उत्पादन होगा, तो और आपका काम होगा, जिनसे बिजली की आपूर्ति होती है। ठीक है, आगे है ऊर्जा संरक्षण को हमको बढ़ावा देना है। जैसा कि मैंने बताया, आप लोगों को भी बताया इस वीडियो के माध्यम से कि एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं तो अपने जीवन में ये तो उतार लीजिए। अच्छा नंबर भले ना आए, लेकिन ये तो समझे ये कि नहीं भैया, मैं अपना रूम वगैरह की लाइट वगैरह या जो भी है उसको हम कम से कम मतलब नुकसान होने देंगे। अगला है पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा सोर्स का इस्तेमाल करना। यानी पर्यावरण के अनुकूल का मतलब ये है कि अब जैसे मान लो घर में लाइट जलाने की आवश्यकता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में लाइट आ रही है, ठीक है, मतलब सॉरी भगवान की लाइट यानी सूर्य की प्रकाश अच्छे से आ रही है, जिससे इस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरे दोनों लाइट बंद हैं। अभी तो लाइट एक्चुअल में कटी हुई है बट लाइट हमारे बंद है। अगर लाइट आती है तो मेरा कूलर चल जाएगा और हमें बाहर से जो सोर्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्यों ज़रूरत है लाइट जलाने की, हमें भी 200 रुपये ही देना होता है लाइट का बिल, ठीक है, लेकिन हम तो चाहें तो बहुत ज़्यादा मिसयूज कर सकते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने हिसाब से सोच को अगर डेवलप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब यही कहने का मतलब है कि पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा सोर्स का इस्तेमाल करना। जैसे आप घर वगैरह भी बनवा रहे हो तो इस तरीके से आप बनवाओ कि नहीं अधिक से अधिक वहाँ पे आपकी एनर्जी जो है भगवान की एनर्जी जो रहे, वेंटिलेशन भी अच्छा रहे, तो उससे क्या है कि आपको अधिक से अधिक ना एसी कूलर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ज़्यादातर लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ेगी। आगे एसी वीसी आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड भी आएगा, जहाँ पे आप समझ भी पाओगे। ठीक है,
अगला मैक्सिमम एनर्जी इफिशियंसी है। मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में आप अगर पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लोगे, ठीक है। बाकी मैं जो चीज़ें पढ़ाना चाह रहा हूँ वो आपके सिर्फ एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, वन शॉट वीडियो का मतलब यही होता है। अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो अगर ज्ञान विद सचिन ऐप नहीं डाउनलोड किया है, ठीक है, अगर आपने ज्ञान विद सचिन ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन का मैं बढ़ा रहा हूँ ना, इसके कंप्लीट नोट्स मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। कंप्लीट नोट्स और PYQ, इससे क्या है कि आपको प्रॉपर रिवीजन में मौका मिलेगा और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे सिर्फ 49 रुपीज़ के अंदर, ठीक है। तो आपने अगर ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया तो अभी जा करके डाउनलोड करो और अपनी तैयारी को, एनर्जी कंजर्वेशन की रिवीजन को इसके माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। क्लियर बात? चलो, तो इसको हम आप सभी के साथ कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया। हमारा टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, यानी 2001 में जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लाया गया उसमें क्या क्या है। सिंपल सी बात है, ऊर्जा का बचत करना है, उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। उच्च ऊर्जा बचत यानी अधिक से अधिक ऊर्जा बचत और क्षमता और आपूर्ति के बीच को कम करना, यानी हम सप्लाई कम करेंगे तो हमारी डेफिनेटली ऊर्जा बचेगी। और सप्लाई के बीच अंतर को कम करना, ऊर्जा की बचत के माध्यम से पर्यावरण उत्सर्जन को कम करना, और इस बाधा को दूर करने के लिए भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 पारित किया है। यानी हमें कम से कम ऊर्जा देनी पड़े और आप सभी की जो खपत भी है वो कम से कम हो, जिससे पर्यावरण भी हमारा प्रदूषित ना हो। इसके लिए हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 आया है। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको समझना होगा। इस अधिनियम के तहत ऊर्जा दक्षता चालन शुरू करने के लिए जरूरी कानूनी ढांचा तथा किसी संस्था की व्यवस्था करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई सा भी बना रहे हो, कुछ भी इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हो, तो वहाँ कितने किलोवाट का आपका मीटर लगना है, क्या है, उसको सारी कानूनी सिस्टम को आपको समझना होगा। तो पहला एक्ट में यही है कि आप उसको अच्छी तरीके से शुरू करने से पहले समझ लें। अगला है अधिनियम के, देखो एनर्जी कंजर्वेशन जो आप पढ़ रहे हो ना, इसमें ज़्यादा आपको रटने और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने से होगा कुछ नहीं, इसको समझना है। जैसा कि मैंने बताया कि एनर्जी कंजर्वेशन का पहला एक्ट है 2001, इसमें आपने पहला पॉइंट समझ लिया कि हमें कुछ भी इंडस्ट्रियलाइज करना है तो हमें पूरे कानूनी ढांचा को समझना है। ढांचा समझने का मतलब है कि कानूनी क्या क्या हमारे प्रोसीजर हैं उसको समझना है, कितने किलोवाट का मीटर वगैरह लगना है उसको हमको समझ लेना है, तब हमको इंडस्ट्रियलाइज के बारे में सोचना है, ठीक है। तो एनर्जी का पहला जो हमारा एक्ट था इसमें ये। दूसरा हमारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा प्रबंधन केंद्र का विलय करके 1 मार्च 2002 को ऊर्जा क्षमता ब्यूरो की स्थापना की गई। ऊर्जा क्षमता ब्यूरो, ठीक है, BEE आपका जो है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी करके है, ठीक है, शायद यही एक्यूरेट नाम है, देख लेना आप लोग, ठीक है। उसकी 2002 में स्थापना की गई। अब वो स्थापना हुई है तो किसके लिए हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि हम कुछ ऐसे कार्यक्रम बैठाएं, कुछ ऐसे आयोजित करते रहें जिससे लोगों को चीज़ें पता चलें और नए नए गतिविधि से अवगत होते रहें, और वो सारी चीज़ों को अपने हिसाब से, यानी जो हम बताएंगे उस हिसाब से अपना तालमेल बैठाएं, जिससे हमारी एनर्जी की बचत होगी। तो ये हमारे दूसरे अधिनियम यानी दूसरे पॉइंट में ये लिखना है। आप लोगों को समझ में आ गया कि 1 मार्च 2002 में हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ऊर्जा क्षमता ब्यूरो की स्थापना की गई। उसका यही मतलब है कि हम सबको सूचित करते रहें समय समय पर और तरह तरह के कार्यक्रम चलाते रहें, जिससे हमारे साथ लोगों का तालमेल बैठा रहे और वो उस तरीके से एनर्जी को यूटिलाइज करें। आइए अगला है ऊर्जा संरक्षण संशोधन 2010। अब 2001 और 2010 साथ में पूछ लेता है, अगर नहीं पूछता है फिर भी आपको दोनों लिखना है, ठीक। मतलब 2001 का जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया था उसको हम संशोधित करके 2010 8 मार्च को नया एक एक्ट लाया गया। इसमें क्या क्या है, इसमें अधिकतर फ़ाइन वगैरह के बारे में बात किया गया है, ठीक है, फ़ाइन वगैरह कैसे लगाना है उसके बारे में बात किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम सरकार को ऊर्जा दक्षता के मानदंडों एवं मानकों को विभिन्न उद्योगों में लागू करने का अधिकार देती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन जो एक्ट है, ठीक है, उसके जो भी मानक हैं, यानी ऐसा नहीं है कि फ़ाइन आपको ऐसे लग जाएगा, उससे कुछ मानक है। जैसे आप
3 किलोवाट का मीटर जहाँ लगवाना चाहिए आपने वहाँ पे 1 किलोवाट का लगवा करके काम चला रहे हैं, ठीक है। टाउन एरिया का सिस्टम है, कहीं 2 किलोवाट का सिस्टम है जहाँ पे मोटर वगैरह चल रही है, 3 किलोवाट का सिस्टम है, 5 किलोवाट का सिस्टम है ना। तो सबके जगह पे अलग अलग है, तो उसके हमने मानक डिसाइड किए। तो सभी उद्योगों में उसको लागू करने का अधिकार दिया जाता है और ऊर्जा संरक्षण के मानक उपकरणों तथा इमारतों के निर्माण के लिए एक निर्धारित किए जाते हैं। यानी जितना भी वहाँ पे आपका मशीन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मीटर लगाना है और उसकी चेकिंग वगैरह ये लोग करेंगे। तो इसका ये अधिकार देते हैं कि चेक कर सकते हो आप। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के तहत ऊर्जा तथा ब्यूरो को स्थापना होगी। यानी वहाँ पे ऐसे ही आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को जोड़ा गया था, बट यहाँ केंद्र सरकार के अंडर में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी काम कर रही है, ठीक है। अगला है, यह अधिनियम इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण में मानदंडों के दायरे का विस्तार करता है। यानी बिल्डिंग्स अगर आप बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें इस चीज़ का जो है नया अप्लीकेबल होगा, उसको कानूनी तरीके से आपको पढ़ना होगा और फिर उसके ऊपर काम करना होगा। तथा उपकरणों के लिए ऊर्जा दक्षता मानदंडों की मजबूती से लागू या उपयोग करता है। यानी आपने बिल्डिंग बनाया उस तरीके से आप यूज भी कर रहे हो, तो उसको आपको समझना होगा। इस अधिनियम के तहत सरकार वाणिज्यिक वाहनों के लिए ECBC जारी कर सकती है। यानी जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उसके लिए यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है। और फिर वहाँ पे जो लोड वगैरह के बारे में 500 किलोवाट से, ठीक है, 500 से 600 kVA के बारे में बात किया गया है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत सरकार उद्योगों को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। जैसे इंडस्ट्रियल आप यूज किए हो तो उस हिसाब से आपको ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र भी दिया जा सकता है कि हाँ नहीं, आपने इतनी अच्छी तरीके से इस एनर्जी को यूटिलाइज़ किया, यानी बिजली वगैरह को यूटिलाइज़ किया है। इस अधिनियम के तहत सरकार अपराधों के लिए निर्धारित दंड को बढ़ाता है। यानी डेफिनेटली अगर आप मिस यूज कर रहे हो किसी तरीके से या गलत काम कर रहे हो तो डेफिनेटली वो दंड आप सभी को फाइन वगैरह पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। इस अधिनियम में ऊर्जा संरक्षण के लिए न्याय के लिए अपील करने की व्यवस्था भी है। यानी अगर आपके ऊपर कोई ऐसा गलत हो रहा है कुछ, यानी या ज़्यादा कुछ हो रहा है आपके साथ, बिजली का बिल वगैरह एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसमें आप इसके ऊपर कंप्लेंट भी कर सकते हो। ऊर्जा ब्यूरो अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है। यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा और एक प्रॉपर संगठन होगा। तो ये था आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2010, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के प्रोस्पेक्टिव से। स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग। स्टैंडर्ड और लेबलिंग बहुत आसान है, मुझे लगता है कि बस समझना है, सुनना है आप लोगों को और इसके बारे में आपका काम हो जाएगा। स्टैंडर्ड और लेबलिंग का जो कार्य है वो क्या है? वो है कि आपकी एनर्जी में सुधार हो। कैसे? जैसे अभी 5 टन की AC मैंने 1.5 टन की AC लगा दी और 5 स्टार AC हमने लगाई। तो 5 स्टार का मतलब क्या है? 5 स्टार का मतलब यही है मेरे प्यारे साथियों कि ये कम से कम ऊर्जा लेगी। अगर आप 3 स्टार की AC लगा दी 1.5 टन की तो डेफिनेटली वो ज़्यादा लेगी एनर्जी। तो स्टैंडर्ड जब बन जाता है और लेबलिंग हो जाता है ना, ये वोल्टास की AC है, ये गोदरेज की AC है ना, तो उससे लोगों को चीज़ों को खरीदने में भी आसानी होती है और इससे ऊर्जा की बचत भी होती है, ठीक है। अगला है, स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग का मुख्य कार्य ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। स्टैंडर्ड और लेबलिंग का कार्य यह भी सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को ऊर्जा दक्ष उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि जितने भी कंज्यूमर हैं उन्हें ऊर्जा दक्ष उपकरण, जैसे कि मैंने बताया कि 5 स्टार रेटिंग का AC अगर आपको मिलता है तो वो आप सभी के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर जब ये लेवलिंग ही नहीं बनी होती, स्टार रेटिंग भी नहीं बना होता, स्टैंडर्ड नहीं बना होता, तो कैसे पता चल जाता कि आप लोग 5 स्टार की AC खरीद रहे हो या 3 स्टार में खरीद रहे हो, ठीक है। तो फिर तो कुछ भी हो जाता। इस तरीके से आप सभी के लेवलिंग और स्टैंडर्ड का बेनिफिट है। अगला है, मानक और लेबलिंग पर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के मुख्य प्रावधान है। इसके ऊपर ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी कोई कर लेगा, उसके ऊपर सब सिस्टम बना हुआ है। पहले से सुनिश्चित उपकरणों के लिए न्यूनतम ऊर्जा खपत तथा कार्य के लिए मानकों का विकास करना है, ठीक है। मतलब पहले जितने भी उपकरण हैं, ठीक है, उस पर न्यूनतम ऊर्जा खपत हो और फिर इस तरीके से हम उसका स्टैंडर्ड करें कि न्यूनतम ऊर्जा खपत हो, उसके बारे में डेवलपमेंट करना। अगला है, ऐसे उपकरणों के निर्माण, बिक्री और आयात पर रोक लगाया जाए जो मानकों के अनुरूप नहीं है। यानी अगर और जो भी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बनी हुई है और सारी चीज़ें जो बनी हुई है वो अगर आपने दिखाया 3 स्टार है और वो उस तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने भी चीज़ें हैं वो सब चेक में होती हैं, ठीक है।
तो उस पर रोक लगा दिया जाएगा। अनिवार्य लेबलिंग जो मानकों के रूप में नहीं है, ठीक है, मतलब लेबलिंग जो है वो ज़रूरी है लेकिन वो आपके स्टैंडर्ड के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। और इसको सबके लाभ के बारे में भी बताना चाहिए, ये तो एडिशनल है। अगला स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग बहुत आसान है। स्टार रेटिंग के बारे में भी एसी की एग्जांपल से मैंने दे दिया, बट स्टार रेटिंग को भी अभी समझ लेते हैं। BEE की स्टार रेटिंग योजना को माननीय पावर मंत्री द्वारा मई 2006 में लागू किया गया। यह योजना फिलहाल में निम्न उपकरणों पर लागू की गई, जैसे एयर कंडीशनिंग, एसी है, फ़ैन है, कूलर है, टीवी है, कंप्यूटर है, रेफ्रिजरेटर है और ट्रांसफार्मर है, मोटर है, वॉशिंग मशीन है, डीजल जनरेटर सेट है, पानी की पंप है, पानी हीटर है। ये सब पे आपका स्टार रेटिंग सुविधा लागू होती है। स्टार रेटिंग का मतलब है किसी भी उपकरण की ऊर्जा दक्षता से, यानी कितनी इफ़िशियंट है, यानी कितनी कम ऊर्जा लेकर के काम कर रही है, इसके लिए हमने क्या किया है, 5 स्टार पॉइंट दे दिया है, ठीक है। अब इसी के अंदर ही आपको रेटिंग है और यही आपको रेटिंग के अंदर ही आप डिसाइड करोगे कि हमें कौन सी एसी लेनी है, 3.5 स्टार की, 4 स्टार की, ठीक है। अगर किसी उपकरण की रेटिंग अधिक है तो वो ऊर्जा की खपत कम होगी तथा अधिक बचत होगी। BEE के जनवरी 2018 में फिर से संशोधन हुआ। उसके बाद भारत में आने वाले जो वातानुकूलन हैं, ठीक है, एसी वगैरह हैं, कि नई स्टार रेटिंग प्रणाली की शुरुआत की गई। इस प्रणाली को भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात ISER कहते हैं, ठीक है। इंडियन सीजनल एनर्जी इफिशियंसी रेशियो है, इसे ISER कहते हैं, भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात। यह कूलिंग के लिए ऊर्जा दक्षता को बताती है, यानी वही एसी वगैरह के बारे में, ठीक है। ज़्यादातर BEE के द्वारा स्टार रेटिंग उन उपकरणों को दी जाती है जो घरों में यांत्रिक ऊर्जा की खपत को करते हैं, जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन इत्यादि। स्टार रेटिंग के साथ हम साल भर में उपकरण द्वारा खपत होने वाली ऊर्जा के अनुमान का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगला है BEE में स्टार रेटिंग को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 1 जनवरी 2018 से इसे ISER मान में देना शुरू कर दिया। इस बदलाव के साथ ISER मान 4 से बढ़कर के 4.5 हो गया। अगला है जिन वातानुकूलन का ISER मान 3.1 से कम उन्हें भारत में ना तो बना सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं, यानी ISER की वैल्यू वहाँ पे लिखी रहेगी और वो 3.1 के ऊपर ही रहेगी, ठीक है। और भी एक टॉपिक इसमें आता है, एनर्जी मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझना चाहिए। ऊर्जा का उपयोग अधिकतम ऊर्जा क्षमता के तक किया जाना है, मतलब जो भी ऊर्जा है, ठीक है, उस जैसे कुछ भी आप सप्लाई कर रहे हो आउटपुट के रूप में, ठीक है, इनपुट के रूप में, तो हमें आउटपुट जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाए, इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरा है सभी प्रकार की ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार संभव न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध होना चाहिए, मतलब जितने भी एनर्जीज़ हैं, सोर्स है, वो कम से कम मूल्य पर उपलब्ध हो। वेस्ट हीट रिकवरी का अधिपालन करना। वेस्ट हीट रिकवरी का अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं थोड़ा आपको, तो ये है जैसे कि आप थर्मल पावर प्लांट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या किया, आपने कोयल जलाया, बर्न किया, ग्रेट पे रख के जल गया आपका कोयला, ठीक है, और फिर आपका जैसे मान लो वाटर ट्यूब बॉयलर था, तो आपका वाटर जो है ट्यूब के अंदर है आपका जला और फिर वो गया, ठीक है, और फिर बाद में प्रॉपर स्टीम तो बनता नहीं, तो उसके लिए सुपर हीटर यूज करते हैं। तो उसमें से ही आप सभी का जो भी वाटर है, ठीक है, जो भी आपका वहाँ से गर्म कर रहे हैं वाटर, ठीक है, तो उसमें से ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं कि बगल से गर्म वाटर डालते हैं, ठीक है, वहाँ से, और जो स्टीम वगैरह बनती है वहाँ से, जो स्टीम वेस्ट हो रही है, उसके थ्रू ही वहाँ से बगल से ही वाटर, जैसे वेस्ट हीट रिकवरी में एक एग्जांपल यही है कि प्रॉपर वो स्टीम तो नहीं बन पाई है ना, तो उसको हमने सुपर हीटर यूज़ किया। तो वहाँ पे क्या हुआ, अगर प्रॉपर स्टीम नहीं बन पाती, ब्लेड पे जाती, तो डेफिनेटली उतना इफिशिएंट नहीं रहता, लेकिन अब सुपर हीटर यूज कर लिया हम लोगों ने, तो डेफिनेटली वो सुपर हीटेड स्टीम बन गई और जाके ब्लेड पे टकराएगी। तो इस तरीके से है कि बेस्ट हीट रिकवरी का यूज करना है, और जो भी वहाँ से पानी निकल के आ रहा है, ठीक है, उसको भी कहीं पे न्यूट्रलाइज करके फिर से वो इस तरीके से यूज कर रहे हैं। आईसी इंजन में भी कुछ इसी तरीके से है कि आपके देखोगे वहाँ पे तो सुपर चार्जर वगैरह लगाते हैं, टर्बो चार्जर वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब वेस्ट हीट रिकवरी हैं और लॉसेज को हमें कम से कम करना है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा अभी शुरू हो रहा है, ठीक है, वो है
चैप्टर नंबर 3 विद्युत सप्लाई सिस्टम। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले चैप्टर को टारगेट करते हैं। अगला हमारा चैप्टर है विद्युत सप्लाई सिस्टम तथा मोटर। ठीक है, तो जो पहला हमारा क्वेश्चन बनता है इसमें एसी पावर सप्लाई सिस्टम के बारे में बताना होता है। तो पहले तो ये आपका जो ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, यही आपका 5 नंबर का कारण बनेगा। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम जिसको पता है वो आपका 5 नंबर लेके जाएगा। यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, उसके बाद आपका यहाँ पे 132 kV, फिर 132 से 133 kV एलटी नाम सुना होगा। ठीक है, फिर यहाँ से रिसीविंग स्टेशन में आ रहा है, फिर प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से सब स्टेशन में आएगा और प्राथमिक ट्रांसमिशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन में आएगा, फिर यहाँ सब स्टेशन में आएगा और फिर आपका प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा और फिर आपके घरों तक इसकी सप्लाई होती है। आइए इसको हम समझ लेते हैं एक एक चीज़ करके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, विद्युत सप्लाई सिस्टम विद्युत पावर को पावर स्टेशन से उपभोक्ता यानी आप तक कंज्यूमर तक पहुंचाने के माध्यम को हम विद्युत सप्लाई सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एक विद्युत सप्लाई सिस्टम जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना है। एक तो आपका पावर स्टेशन हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गई और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। ठीक है, ये 3 चीज़ हो गई आपकी। अब इसके बाद विद्युत पावर का उत्पादन कहाँ होता है? पावर स्टेशन पे। पावर स्टेशन पे कैसे होगा? थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रोलिक पावर प्लांट, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट से होता है, जो कि उपभोक्ता से क्या होता है? बहुत दूर होता है। ठीक है, अब जान लो आपका थर्मल पावर प्लांट हमारे बगल में ही है। ठीक है, झांसी में है पारिच्छा थर्मल पावर प्लांट करके। ठीक है, अब इसके मदद से यहाँ से लेकर ललितपुर, महोबा सब जगह सप्लाई हो रही है ना। तो विद्युत पावर का उत्पादन पावर स्टेशन पर होता है, जो कि कंज्यूमर से बहुत दूर होता है। इसके पश्चात विभिन्न लोड सेंटरों पर जो बहुत दूरी होती है, कंडक्टर के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? इसमें संचरण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन लाइन यानी संचरण लाइन कहते हैं। अंत में इसे छोटे तथा बड़े कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन द्वारा आप सभी को दिया जाता है। विद्युत सप्लाई सिस्टम को मुख्यतः 2 तरीके से डिवाइड किया जा रहा है, डीसी व एसी और सिरों पर व भूमिगत। मतलब आपका जो खंबे से आ रहा है, ठीक है, और एक तो मुंबई वगैरह में जैसे ज़मीन के अंदर जा रहा है, वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन उसमें खर्च ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि ये शहरों में ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है, भूमिगति। और यहाँ पे एसी और डीसी, जैसा कि मैंने बताया भी है, अगर आप थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ रहे हो, थ्योरेटिकल कॉपी लिख रहे हो, उसमें नोट वगैरह अगर आप लिखते रहोगे, एग्जामिनर के ऊपर एक अलग इम्पैक्ट जाता है और अलग नंबर मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है, आजकल 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम सस्ता होने के कारण इसका प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन दोनों उपयोग में लाया जा रहा है। भूमिगत सिस्टम अधिक महंगा होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता है, इसलिए हमारे देश में विद्युत पावर का संचरण एवं वितरण सिरों पर लाइन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, मुंबई जैसे शहर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शहर है, जहाँ पे ऊपर से लाइन जाना पॉसिबल नहीं है, तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे नीचे सिस्टम बना हुआ है, लेकिन हर जगह पर लगभग आपका ऊपर से खंभे के माध्यम से जा रहा है। अगर एसी पावर सिस्टम को समझे हम, तो पावर स्टेशन और कंज्यूमर के बीच कंडक्टरों का अधिक जाल होने के कारण इसे 2 भागों में, पहला तो ट्रांसमिशन सिस्टम, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बांटा गया। और फर्दर इनके 2 डिवाइडेशन होते हैं। आपका फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें और फर्स्ट ट्रांसमिशन सिस्टम है और सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम है। ठीक है, अगला है जनरेटिंग। इसमें अगर हम पहले टॉपिक के ऊपर बात करें तो जनरेटिंग स्टेशन है। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन आपका जहाँ पे आपका पावर प्लांट लगा होगा, वहाँ से आपका जनरेटर से जो टरबाइन मूव कराएगी जनरेटर को, और वहाँ से आपका क्या होगा? विद्युत का उत्पादन होगा। ठीक है, और विद्युत पावर का उत्पादन वहाँ पर होता है। ठीक है, वहाँ पे 11 kV में होगा। उसके बाद विद्युत पावर जो ट्रांसमिशन है वो सस्ता हो, इसके लिए उत्पादन स्टेशन पर एक 3 फेज ट्रांसफार्मर के द्वारा 11 kV को 132 kV में उच्चीकृत कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद और भी संचरण सस्ता हो, इसको 3 फेज ट्रांसफार्मर के द्वारा 11 kV को 132 kV में, अच्छा ठीक है, यही चीज़ है,
उसके बाद विद्युत पावर का संचरण उच्च वोल्टेज पर किया जाता है। उच्च वोल्टेज पर संचरण करने से कंडक्टर पदार्थ की बचत होती है तथा उच्च संचरण क्षमता भी प्राप्त होती है। उसके बाद फिर जब आपका प्राथमिक ट्रांसमिशन सिस्टम में आएगा तो 66 kV, 132 kV और 220 kV और 400 kV पर होगा। उसके बाद आपका आता है प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम, जैसा कि अभी ऊपर भी लिखा हुआ है। शहर के बाहरी हिस्सों को 132 kV विद्युत पावर सिस्टम 3 फेज 3 वायर सिस्टम के द्वारा दिया जाता है विभिन्न पोल के माध्यम से। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या है, रिसीविंग स्टेशन पर आपको ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को 33 kV तक क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं और रिसीविंग स्टेशन से 33 kV को 3 फेज 3 वायर सिस्टम द्वारा शहर के विभिन्न सब स्टेशन में पहुंचा देते हैं। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होता है। डिस्ट्रीब्यूशन आप सभी का शुरू हुआ। अब डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्राइमरी जो है में क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, सेकेंडरी में क्या होगा। जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन थी वो आपके सब स्टेशन पे आकर के समाप्त हो गई। वहाँ पे फिर 11 kV 3 फेज 3 वायर सिस्टम हटा लिया जाएगा और फिर आपको सड़कों के माध्यम से हम क्या करते हैं, पैरेलली इसको जोड़ देते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हो आपका आ रहा है। फिर जो आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से 11 kV जो है वो उसके बाद के जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर लाया जाएगा और फिर वहाँ पर 400 वोल्टेज 3 फेज 4 वायर में चेंज कर लिया जाता है। आपने देखा भी होगा 4 वायर चलता है। यहाँ पर किन्हीं 2 फेज के बीच वोल्टेज का मान 400 वोल्ट व फेज व न्यूट्रल के बीच 230 वोल्ट रखते हैं। तो ये आपका पूरा सप्लाई सिस्टम है। आप इसको ज्ञानवीर सचिन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और वहाँ पे आप लोग 49 खर्च करोगे, ठीक है, 49 रुपीज़। आपको प्रॉपर ये नोट्स मिल जाएगा जिससे आपको रिवीजन करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको प्रॉपर एक साथ खड़े रहो, घूम घूम करके भी पढ़ोगे तो एक दिन में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जितनी चीज़ें लिखनी है वही है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप सभी से ये बहुत ज़्यादा पूछता है इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो मोटर वगैरह है, ठीक है, उनके क्या क्या लॉसेज होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था और हमेशा से बताता आ रहा हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ही क्या है कि हमें कम से कम लॉसेज करना है और हमें मतलब एनर्जी को कंजर्व करना है, बस उसके बारे में बताना है। तो पूछ लेता है लॉसेज के बारे में पूछेगा या तो आपसे पूछेगा कि एनर्जी को किस तरीके से कंजर्व करें। ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाली हानियाँ ही पूरे तंत्र में होने वाली हानियाँ, यानी पूरे ट्रांसमिशन से लेकर के आपके घर तक पहुंचने में जितनी भी हानियां होंगी उन्हें हम विभिन्न भागों में बांट रहे हैं। पहला तो टेक्निकल इलेक्ट्रिक पावर लॉसेज, ठीक है, टेक्निकल। अब ये पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे वहाँ पर लिखोगे, इससे एग्जामिनर के ऊपर एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में उपयंत्र तथा तार के द्वारा ऊर्जा का क्षय होता है तो टेक्निकल जो है इलेक्ट्रिकल लॉसेज होते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वहाँ पे जो वायर हैं, ठीक, इतने लंबे लंबे वायर हैं तो डेफिनेटली आपका वहाँ पे एनर्जी लॉस हो ही रहा है, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर लॉसेज। आइए अगला है फिक्स्ड टेक्निकल लॉस। फिक्स्ड टेक्निकल लॉस में क्या होता है, फिक्स्ड टेक्निकल लॉस वितरण लाइन में 1/4 से लेकर के 1/3 कुल टेक्निकल लॉस का होता है, यानी ये अकेला 1/4 या 1/3 लॉस होता है पूरे जितने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके लॉस का। यह ज़्यादातर ऊष्मा व ध्वनि के रूप में उत्पन्न होता है, जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे कि जो आपका बड़ा जो लाइन गुजरता है वहाँ पे बहुत ज़ोर से आवाज़ से आती रहती है। सुबह के टाइम ओस वगैरह पड़ती तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो कहीं ना कहीं ये 1/4 हीट के रूप में और जो उसकी ध्वनि निकल रही उसके रूप में आपका यहाँ पे लॉसेज हो रहा है। जब ट्रांसफार्मर को ऊर्जित किया जाता है तो उसमें हानियाँ निम्न बातों पर निर्भर करती हैं। एक तो लीकेज के द्वारा, ठीक है, और आपके ओपन सर्किट के द्वारा, ठीक है, और डाई इलेक्ट्रिक लॉसेज भी यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें भी आता है वेरिएबल टेक्निकल लॉसेज, ठीक है, जो हमारा तीसरा पार्ट है वो आपका है वेरिएबल टेक्निकल लॉसेज। वेरिएबल लॉसेज जो होते हैं वो लोड जो धारा है आपकी, ठीक है, वेरिएबल लॉसेज जो लोड हैं वो आपके धारा यानी करंट के स्क्वायर के समानुपाती हैं, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, जो वेरिएबल लॉसेज के जो लोड है, ठीक है, वो किसके समानुपाती हैं, आई के, ठीक है। वितरण तंत्र में टेक्निकल लॉसेज 2/3 या
3/4 होती है। परिवर्तनीय हानियों होने के कारण लाइन की प्रतिबाधा, संपर्क प्रतिरोध तथा जूल ऊष्मा हानि होती हैं। ये आप लोग जनरल इंजीनियरिंग वगैरह BEE जो पढ़े होंगे आप, डेफिनेटली वहाँ पे प्रतिबाधा और प्रतिरोध, जूल ऊष्मा हानि, ये सब पढ़े होंगे। फिलहाल ये आपको याद करके लिख देना है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, ठीक है। आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है 2025 के प्रोस्पेक्टिव से कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉसेज हैं। वैसे लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, बट आपको ज़रूर पढ़ लेना है इसको। तो यहाँ सीधा सा मेंशन है कि ट्रांसफार्मर एक एस्थेटिक मशीन है, मतलब ट्रांसफार्मर एक जगह पे रखा रहता है जिस कारण इसमें एयर एवं फ्रिक्शन लॉसेज नहीं होती हैं। इसमें कोर लॉसेज हो रही हैं और कॉपर लॉसेज हो रही हैं। उसके बाद हिस्टेरिसिस लॉसेज है, एडी करंट लॉसेज है, ठीक है। इन्हें याद रखना है पॉइंट्स को, ठीक है। तो हिस्टेरिसिस लॉसेज जो है किन किन बातों पर निर्भर करती है उसको समझ लो। जो भी वहाँ पे चुंबकीय पदार्थ यूज होता है उसके अधिकतम फ्लक्स घनत्व पर, ठीक है। फिर दूसरा सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पर, और फिर पदार्थ के आयतन पर। हिस्टेरिसिस लॉसेज 3 तरीके से डिपेंड कर रही हैं। वहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स का जो घनत्व है चुंबकीय पदार्थ के, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पर और पदार्थ के आयतन पर, ठीक है। आइए उसके बाद हमारा एडी करंट लॉसेज, ठीक है। एडी करंट लॉसेज क्या है? प्रत्यावर्ती फ्लक्स, ठीक है, अल्टरनेटिव फ्लक्स के कारण ट्रांसफार्मर कोड में जो कुंडलिन है, ठीक है, कुंडली है कि भांति विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ठीक है। एडी करंट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, भावर धारा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण हमारा क्या होता है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है जिसके कारण हमारी एनर्जी लॉसेज हो रही है। इसी लॉस को हम क्या कहते हैं? भावर धारा, भावर हानि कहते हैं, ठीक है। अगर इसको कम करना है तो कैसे हो जाएगा? अगर हम प्लेट्स की मोटाई को कम कर दें तो भावर धारा की हानियाँ क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। पहला, अगर हम क्रूड हानियों को ट्रांसफार्मर के खुले परिपथ परीक्षण से ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर हम क्रूड लॉसेज को ट्रांसफार्मर के ओपन परिपथ से, ठीक है, अगर हम टेस्ट करते हैं तो भी यहाँ पे आपका काम बन जाएगा। अगला हमारा जो लास्ट है इसमें है वह कॉपर लॉसेज। कॉपर लॉसेज क्या कहता है? ये हानियाँ ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के प्रतिरोध, उनमें प्रवाहित होने वाली धारा के कारण होती है। कॉपर लॉसेज कैसे हो रही हैं? जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग हुई है उसके प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के कारण कॉपर लॉसेज हो रही है। अब जैसा कि मैंने बताया भी था आप लोगों को कि लॉसेज तो पूछता ही है, लेकिन एनर्जी सेविंग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में एनर्जी सेविंग के क्या क्या टिप्स हो सकते हैं उसको समझना जरूरी है, और सभी पॉइंट्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि समझना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर में लोड को बांटना है, ठीक है, लोड को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। ट्रांसफार्मर का क्या करना है? एक समांतर में प्रचालन करना है, यानी समांतर तरीके से चालन करना है उसका। उसके बाद जो इफ़िशिएंट ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग समय समय पर उसका मेंटेनेंस करते रहें, ठीक है। यानी आपके ट्रांसफार्मर का जो समय समय पे मेंटेनेंस है उसका होता रहना चाहिए। एमार्फस क्रूड का उपयोग करके ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का यूज करने से भी आप सभी का जो एनर्जी है वो सेव होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करने से भी एनर्जी सेव होगा, ठीक है। कम प्रतिरोध वाले कॉपर कंडक्टर का उपयोग करने से भी एनर्जी का सेविंग होगा। ट्रांसफार्मर में रेटिंग वैल्यू जैसे कि वोल्टेज, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी आदि का उपयोग करना है। अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ का उपयोग करने से भी एनर्जी सेव होगी, और ट्रांसफार्मर का सही जगह पर रख रखाव करें जिससे एनर्जी सेविंग हो सके। आइए इन सब को आप ज्ञानवी सचिन मोबाइल एप्लीकेशन से ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ें, ठीक है। मैं आप सभी के साथ यही कहूँगा, क्योंकि वीडियो समझना, और क्योंकि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं निकालना है। इसमें चीज़ों को बार बार रिवाइज करने के लिए अपना ऐप खोलिए। 49 रुपीज़ में मैंने सेपरेट तरीके से इसके लिए, क्योंकि इसमें सभी ब्रांच के बच्चे देख रहे होंगे, है ना, तो 49 रुपीज़ में सेपरेट तरीके से मैंने दे दिया है। तो जा करके ले करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। बाकी आपकी मर्जी, आप कितना अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि ये सब क्या है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कि मेन जो सब्जेक्ट होता है उसमें स्कोर तो हो नहीं पाता, इन सब में स्कोर होने से परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है, बस यही है और कुछ है नहीं। क्योंकि एक बार जो मार्कशीट पे छप गया वही रहेगा। क्यों? आप सभी का 30% फर्स्ट ईयर में जुड़ता है,
उसका ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है, 1/3 की ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जैसे अब 100 नंबर का है, ठीक है, अब उसमें से आपने कितने नंबर पाए, मान लो आपने कितने नंबर पा गए, इसमें से आपने बहुत ज़्यादा टॉपर हो गए तो 75 नंबर आप लोग पा गए, ठीक है। अब इस 75 का 30% ले लो आप, वो आपके फाइनल मार्कशीट में जुड़ेगा, तो कितना है, कुछ नहीं। किसी ने अगर 90 नंबर पाए, उसका 30% और 75 का 30%, बहुत ज़्यादा माइनर एरर आएगा, 4-5 नंबर का एरर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के नंबर से बहुत ज़्यादा आप अपने आप को गिनती नहीं दे सकते, लेकिन अगर सेकेंड ईयर से आपने ख़राब किया, क्योंकि यहाँ पे 70% की बात है ना। फिलहाल चलिए, थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी बीच बीच में चाहिए, जो आप सुबह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानकारी। मोटर में जो कि 2025 के लिए बहुत प्रॉस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला है ये मोटर, क्या क्या हम एनर्जी सेविंग टिप्स यूज कर सकते हैं मोटर के लिए। ऊर्जा खपत जो है डायरेक्टली रूप से उत्पादन की लागत के समानुपाती होता है, ठीक है। जो ऊर्जा खपत है, जिसे आप कितना पैसा लगा करके आप बना रहे हो और फिर वो कितना खर्च हो रहा है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अतः उत्पाद की निर्माण लागत कम से कम रखी जाती है, यानी अगर हम कम से कम प्रोडक्ट की लागत रखें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ये बात कहना चाह रहा है मोटर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो समझिए। कोर की लंबाई जो है वो हमें अधिक रखनी चाहिए। वैद्युत मोटर की हानियाँ घटा करके, ठीक है, प्रभावी मोटर का उपयोग करके, गति मोटर का उपयोग करके, मतलब जो वैद्युत मोटर की जो लॉसेज है उसको हमको घटाना है और इफेक्टिव मोटर का प्रयोग करना है। और फिर यहाँ पे एक गति मोटर है, उसका भी उपयोग हमको करना है, जिससे हमें क्या होगा, एनर्जी सेव होगा। अर्धचालक परिवर्तक का भी उपयोग करके हम मोटर में एनर्जी सेव कर सकते हैं। मोटर के निर्धारण और भार के उचित मिलान की विधि का उपयोग करके भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और लेमिनेशन जो हमें करना है वहाँ पे पतला करना है, और मोटा तार अधिक तांबा युक्त होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा तार वहाँ पे लपेटने वाले हैं हम लोग, तो वो जो है अधिक तांबा युक्त होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि कॉपर, जैसे आपने घर में पंखा वगैरह भी देखा होगा, ठीक है, तो कॉपर की आप ज़्यादा वैल्यू करते हो, ठीक है, उसी तरीके से है। आइए, पावर फैक्टर, इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना तो है बट अभी वन शॉट वीडियो में तो नहीं पढ़ रहे, बिकॉज ऑफ जल्दी जल्दी में रिवीजन करना है चीज़ों को, तो हम लोग वही करेंगे जितना ज़रूरी है। फ़िलहाल आपको डेफिनेटली ज्ञान विश्लेषण मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर अपनी तैयारी को शुरू करनी चाहिए। आइए, लॉसेज इन मोटर समझते हैं। इंडक्शन मोटर है, ठीक है, एयर फ्रिक्शन लॉसेज, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी सेविंग के बारे में था, यहाँ पे इंडक्शन मोटर में लॉसेज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इस प्रकार के लॉसेज जो है वियरिंग पर घर्षण तथा घूमते हुए आर्मेचर में एयर फ्रिक्शन के कारण उत्पन्न होती। तो जो पहला आपने लॉसेज देखा वो किसके माध्यम से, आर्मेचर में एयर फ्रिक्शन के कारण और बियरिंग पर फ्रिक्शन के कारण होता है। स्टेटर लॉसेज, स्टेटर जो है प्रतिरोध R एवं धारा I पर निर्भर करती है, इसलिए सामान्यतः I² R हानियाँ भी कहते हैं। तो अगला हमारा जो लॉस है वो है आपका क्या, रोटर लॉस। रोटर लॉस के अंदर क्या है, इस प्रकार के लॉसेज जो हैं रोटर में I² R के हीटिंग के रूप में होते हैं, ठीक है, I² R हीटिंग के रूप में होते हैं रोटर लॉसेज। अगला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉस है वो है कोर लॉसेज, ठीक है। कोर लॉसेज क्या है, मोटर के चुंबकीय परिपथ में हिस्टेरिसिस होने के कारण हिस्टेरिसिस लॉस होता है। अभी जैसा कि अभी आपने देखा था हिस्टेरिसिस लॉस, जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो आर्मेचर की लौह परत में EMF इंड्यूस्ड होता है, जिसके कारण इसमें ED करंट बहने लगती है। इस धारा में जो भी हानि होती है उसे हम भंवर धारा हानि कहते हैं। यही दोनों हानियाँ जो हैं वो कोर लॉसेस के अंदर आती हैं, ठीक है। तो हिस्टेरिसिस लॉस और आपका ED करंट लॉस, ठीक है, भंवर धारा लॉस, ये दो तरीके की लॉस जो है वो कोर लॉसेज के अंदर आती है। अगला है स्टे लोड लॉसेज। लोड करंट के कारण फ्लक्स के लॉसेज स्टे लोड लॉसेज कहलाती हैं। यह लॉसेज लोड के साथ बढ़ती रहती हैं। तो ये जो लॉसेज हैं ये लोड के साथ आगे बढ़ती हैं। आइए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला चैप्टर भी आ गया है लगे हाथ, विद्युत ऊर्जा में दक्षता, ठीक है। देखिए इसमें चीज़ें बहुत कुछ हैं, पंप वगैरह है, ठीक है, लेकिन हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सब हैं लेकिन इम्पोर्टेंट ज़्यादा जो चीज़ है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि आपने अगर एनर्जी कंजर्वेशन का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर पेपर पहले देख लो, ठीक है। कहाँ पर मिल जाएगा,
हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अब लोगों को क्या होता है कि बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, भाई जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही तो भेजता हूँ मैं, फालतू की चीज़ क्यों भेजूँगा टेलीग्राम पे, है ना। और जब भेजूँगा तो देखेंगे नहीं, क्योंकि हटा चुके होते हैं और बार बार मैसेज करेंगे भैया मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, है ना। तो जाके टेलीग्राम से एनर्जी कंजर्वेशन के पेपर देख लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। पेपर समझना और मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना, जब दोनों चीज़ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक अलग कंसेप्ट खुल जाता। और जब नोट्स ले लोगे तो तीनों चीज़ें अपनी कंजर्व हो जाएंगी, बढ़िया करके आपका काम बन जाएगा। आइए विद्युत उपयोग में ऊर्जा दक्षता के बारे में समझते हैं, जिसमें हमारा आता है पंप। पंप में ऊर्जा हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं उसके बारे में हम समझेंगे कि करके। उपयोग के लिए एक सही पंप का चयन करें। पहला तो यही है कि आप एक सही पंप का चयन करें जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। सही साइज के पंप का उपयोग करें, यानी अब आपको ज़रूरत कम पानी की है लेकिन आप यूज कर रहे हो बहुत ज़्यादा, है ना, बड़ा वाला पंप, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही ट्रिम का उपयोग करें ताकि कंट्रोल वाल्व पर होने वाले लॉसेज को बचा जाए, ठीक है। कंट्रोल वाल्व पे लॉसेज को बचाना है। प्रेशर लॉस कम होना चाहिए, ठीक है। प्रेशर लॉस करने का मतलब जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है। तो इस तरीके से है कि आपको प्रेशर का लॉस कम करना है। सही साइज का कंट्रोल वाल्व लगाना चाहिए, ठीक है। वीएसडी का उपयोग करना चाहिए ताकि कम ऊर्जा खर्च हो। वीएसडी जो है वो मोटर में लगा होता है, ठीक है। स्पीड ड्राइव करके कुछ नाम है, ठीक है। वेरिएबल स्पीड ड्राइव जो लगा होता है वो उसका उपयोग हमको करना है। पंप का रख रखाव सही तरीके से होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिक इफ़िशिएंट वाले पंप का उपयोग करना चाहिए ताकि कम ऊर्जा खर्च हो। अनेक पंप का उपयोग करने से ऊर्जा बचेगी, अगर हमें ज़रूरत ज़्यादा है तो कई सारे पंप ही उपयोग कर लें। अनावश्यक उपयोग दुरुपयोग ना करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं आपके पंप को लेकर के। आइए बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर को निपटा देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट समय, इसके लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, ठीक है। आइए समझते हैं कंप्रेशर में हम ऊर्जा को किस तरीके से कम कर सकते हैं। पहला नंबर तो वही है प्रेशर लॉस, ठीक है, दाब को कम करना। एयर कंप्रेशर में किसी भी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कंप्रेसर को न्यूनतम संभव दाब पर सेट करना चाहिए, ठीक है। तो जितना कम से कम हो उस प्रेशर पे इसको सेट करना है। दूसरा एयर लीकेज, आप एयर कंप्रेस कर रहे हो और एयर लीक ही रहा हो तो फिर तो कंप्रेस हो भी नहीं पाएगा ना। दाब के बेहतर नियंत्रण के लिए प्रेशर रेगुलेटर का प्रयोग करना चाहिए जिससे एयर लीकेज की समस्या नहीं हो। एयर फिल्टर को समय समय पर बदलना है, एयर फिल्टर के बारे में बताया गया है। प्री फिल्टर का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, और उसकी साफ़ सफाई भी करना चाहिए। एयर कंप्रेशन के स्थान पे ब्लोअर का भी प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, जिससे एयर कंप्रेशर की जो इफ़िशियंसी है वो अच्छा हो जाए। जैसे हल्का सा पहले से ही गर्म रहेगा तो उसमें कंप्रेस करना आसान है। आइए हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, ठीक है। गर्मी बहुत पड़ रही है, आप लोगों को पता है, बढ़िया करके न कमाओ और बढ़िया एसी लगाओ, ठीक है। आइए पहले हम समझते हैं कि ये इसमें किस तरीके से ऊर्जा का बचत करना है हमें, यानी कम से कम एसी कूलर चलाना पड़े। भवन के आसपास पेड़ों को लगाना चाहिए और छाया की व्यवस्था करना चाहिए। डेफिनेटली अच्छी बात है कि आपको पेड़ पौधे आसपास लगाने हैं जिससे हमें अधिक से अधिक छाया रहेगी। तो आप शाम के टाइम सुबह के टाइम बैठोगे तो क्या ज़रूरत है चलाने की पंखा, जब शाम के टाइम सुबह टाइम बैठोगे, है ना। डायरेक्ट सूर्य की किरणों से बचने के लिए छायादार पर्दों का इस्तेमाल करें, ठीक है। खिड़की के कांचों पर काली फिल्म लगानी चाहिए, ठीक है, जिससे बाहर की रोशनी कम आए और अंदर से आप देख भी सको। खिड़की और दरवाज़ों को बंद रखना चाहिए। दक्षिण की तरफ बने हुए खिड़कियों पर पर्दा लगाना चाहिए। अगला है वातानुकूलन, यानी एसी को फिल्टर के नियमित जांच करना चाहिए, उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। वातानुकूलित प्रणाली क्षमता वास्तविक ज़रूरत के अनुसार मिलान करते रहना चाहिए, ठीक है। और उच्च दक्षता की मशीन यानी 5 स्टार रेटिंग वाली एसी लेनी चाहिए, ठीक है। और पंखा जो है उसकी नालिकाओं यानी आप उसकी साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। जब भी मिले पार्ट्स को बदलते रहना चाहिए। अगर पैसा हो रहा है और बजट हो रहा है और समय मिल रहा है तो आपको पार्ट्स को बदलते रहना चाहिए। ये वातानुकूलन आप लगातार खुलने वाले दरवाजे के पास नहीं लगाना चाहिए कि कोई आप ड्राइंग रूम में लगा दिए हो, ठीक है। पश्चिम की दिशा की तरफ कांच की खिड़कियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पश्चिम की दिशा की तरफ, ठीक है। और जब भवन में कोई ना हो तो HVAC प्रणालियों को बंद करना चाहिए। लीकेज की नियमित जांच करते, जब कोई भवन में ना हो तो इन प्रणालियों को बंद कर देना चाहिए और लीकेज की नियमित जांच करते रहना चाहिए। तो ये था आज का इसमें आपका चौथा चैप्टर। अब आपको मुझे लगता है 6 चैप्टर बच रहे हैं जिसमें कई सारे चैप्टर छोटे हैं। आइए चलते हैं, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट उस पर चलते हैं, ठीक है।
तो चलिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 लाइटनिंग एंड डीजी सिस्टम। ठीक है, तो हम जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को बताए हैं कि डीजी सिस्टम हो या कुछ भी हो, हर जगह पे हमें ऊर्जा बचत के बारे में बात करना है। लेकिन हम अगर इसके बारे में समझेंगे तो हमारे कम से कम 4 से 10 पॉइंट इसमें तैयार हो जाएंगे, और 4 से 10 पॉइंट जो आप लोग तैयार करके लिखोगे वो थ्योरेटिकल चीज़ को आगे बढ़ाएगा। तो आइए पहले डीजी सिस्टम को हम समझ लेते हैं। डीजी सिस्टम को एक कंपनी के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा कि सपोज़ यहाँ पर एक कंपनी है और जहाँ पे लोड मिल रहा है, यानी यहाँ पे आपकी मशीन चल रही है। ठीक है, ये कंपनी का सेटअप है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 11 kV आ रहा है जो कि एलटी हो रहा है 415 वोल्ट में। ठीक है, अब यहाँ से आया और ये आपका लोड यहाँ पे सप्लाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की बिजली आ रही है वहाँ से ये आप सभी का सप्लाई मिल रहा है। क्लियर। लेकिन अब हुआ क्या कि कुछ टेक्निकल इशू आया और ये गवर्नमेंट की जो बिजली है ये क्या हो गई, इस समय ठप हो गई। और जैसे ये ठप हो गई तो क्या हो जाएगा, आपका मशीन भी ठप हो जाएगा। जब मशीन भी स्टॉप हो जाएगा तो अब वहाँ पर क्या होता है कि ये डीजी सिस्टम यूज होता है। यानी जैसे अगर आप मशीन बंद हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें फिर से ओपन करनी पड़ेंगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए ही आपका ये डीजी जनरेटर जो है आपका यूज किया जाता है। ठीक है, अब डीजी सिस्टम क्या करता है, जो आपका एटीएस लगा हुआ है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच। ठीक है, ये यहाँ से कनेक्टेड था। अभी जैसे ही लाइट कटी ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा और ये सेंसर के माध्यम से जुड़ा रहता है। और ये डीजी सिस्टम को क्या करेगा, एक सेंस कराएगा और यहाँ से आप सभी की सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही फिर से लाइट आएगी ये आपका एटीएस फिर से यहाँ पे मूव कर जाएगा इसके लिए, और फिर से आपकी लाइट के थ्रू सप्लाई होने लगेगी। तो मोटा मोटी आपको इसके अबाउट में समझ में आ गया है। फिगर अगर आप बना देते हो तो मुझे लगता है कि आपका काम बन जाएगा और डीजी सिस्टम को आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि डीजी सेट में ऊर्जा की बचत कैसे करेंगे। तो पहले तो जो हमारा डीजल इंजन लगा हुआ है उसका हम समय समय पर क्या करे रहें, मेंटेनेंस करते रहें। तो जिससे हम क्या मेंटेनेंस करेंगे तो डेफिनेटली इफ़िशियंसी बढ़ेगी और ऊर्जा की बचत होगी। वहाँ पे जो इंजेक्शन पंप होता है उसका रख रखाव सही से न होने के कारण ईंधन की खपत आप सभी का 49 किलोवाट पर आवर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका पहला एक कह सकते हैं कि ऊर्जा बचत के बारे में बताया जा रहा है कि इंजेक्शन जो पंप है वहाँ पे उसका क्या करें, हम मेंटेनेंस करते रहें। नोज़ल जो है ख़राब हो जाता है और हम उस पर ध्यान नहीं देते, इससे 2 आपका मेगावाट किलो पर आवर की जो है खपत को बढ़ जाती है। ठीक है, अगला है चोक फिल्टर के कारण ईंधन की खपत 2 मेगावाट किलो पर आवर के हिसाब से बढ़ जा रही है। ठीक है, किलोवाट पर आवर। अगला प्रति किलोवाट आवर ऊर्जा उत्पादन में लगने वाले ईंधन की जो खपत है वो लगातार हमें मापनी चाहिए, जिससे हमें पता चलता रहे कि हमारी क्या खराबी चल रही है। कहीं नोजल में प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं फ़िल्टर में तो प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और कहीं आपके पंप में तो प्रॉब्लम नहीं। इसको देखने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, लगातार मापन करते रहना चाहिए। बेहतर लोडिंग के लिए अगर आपकी ज़्यादा लोड वहाँ पे है, ठीक है, जो कि एक डीजी सेट से नहीं है, तो डीजी सेट को अगर हम समांतर जोड़ के रखते हैं तो आपका काम होगा बहुत बढ़िया। यानी आपका जो ऊर्जा है वो अच्छे से कह सकते हैं कि बचत होगा। डीजी सेट के अच्छे प्रदर्शन के लिए नियमित फील्ड ट्रायल तथा रख रखाव की योजना को बनाएं, यानी उसके बारे में मीटिंग वगैरह कराएं, प्लानिंग करते रहें। और ये सब चीज़ें आपको खुद से पढ़ना है क्योंकि आप नोट्स वगैरह परचेज करके, ठीक है, चीज़ों को देख सकते हो। आइए लाइटिंग जो है आप सभी की, उसके बारे में हम समझेंगे कि उसमें ऊर्जा संरक्षण की टेक्निक कैसे यूज करें। लैंप के सोर्स को अगर हम बदल दें तो आप सभी की लाइटिंग में ऊर्जा जो है अच्छी तरीके से कंजर्व होगी। जैसे कि आप पहले सूर्य बल्ब आती थी, कौन सी बल्ब आती थी अब मेरे प्यारे साथियों, सूर्य बल्ब। ठीक है, सूर्य बल्ब आती थी और वही लगती थी, 10 रुपए की आती थी, और मुझे लगता है कि हर 10 दिन के अंदर ही एक बल्ब खरीदने के लिए जाता रहता था। ठीक है, आज क्या हो रहा है, आज एलईडी बल्ब लग रही है। ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाई तीव्रता के डिस्चार्ज लैंप यूज हो रहे हैं, मरकरी वेपर लैंप यूज हो रहे हैं, यानी एलईडी मैंने बता ही दिया, सोडियम वेपर लैंप, धातु हैलाइड लैंप। तो ये आपको याद रखने, यही आपके नंबर हैं, मार्क्स हैं। ठीक है, कि लैंप सोर्स को बदल करके हम क्या कर सकते हैं, लाइटिंग में एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। सूर्य बल्ब को ना लगाएं। ऊर्जा दक्ष ल्यूमिनियर फिटिंग का उपयोग करें। लाइटिंग कंट्रोल गियर का उपयोग करें। लाइटिंग के लिए अलग से सर्वो स्टेबलाइजर स्थापना करें। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि
आपका जो पावर है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपके एनर्जी के लॉसेज होते रहते हैं। उसके लिए सर्वो स्टेबलाइजर यूज करें, ठीक है, और लाइटिंग कंट्रोल गियर का उपयोग करें, ल्यूमिनियर फिटिंग का यूज करें, ये सारी चीज़ें हैं। अगला हमारा आता है चैप्टर नंबर 6। देखिए हम वही है कि आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि हम प्रॉपर आपका एक रिवीजन करा रहे हैं, लेकिन ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें किसी के दिमाग की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप ज्ञानवी सचिन ऐप विजिट करो और प्रॉपर नोट्स को परचेज करो और अपनी तैयारी को बूस्ट तरीके से करो, जिससे आपकी कोई दिक्कत वाली बात ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं और आपको हम समझाते हैं एनर्जी इफ़िशिएंट इन थर्मल यूटिलिटीज़, यानी जो थर्मल के बहुत सारे कह सकते हैं कि यूज़ हो रहे हैं आज के समय में सिस्टम्स। उसमें जैसे कि आपका एक बॉयलर आता है, तो बॉयलर में क्या क्या हम यूज करें कि हम ऊर्जा संरक्षण कर सकें इसका, यानी एनर्जी आपकी कंजर्व कर सकें। तो पहला हमारा है सही ईंधन का उपयोग करें, और जो सही ज्वलन उपयंत्र है, ठीक है, जलाने वाले जो यंत्र है जो जलाने के लिए, जैसे बर्नर आपका, यांत्रिक स्ट्रोक, या जो फ्यूल है आपका, वो आपका सही एक होना चाहिए, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, एनर्जी कंजर्व होगा। अगला हमारा है वर्नर टिप पर ईंधन आयल का जो दाब तथा ताप है वो क्या होना चाहिए, हमेशा स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है वर्नर तथा जो उसके सहायक उपयंत्र हैं, ठीक है, उनमें रेडिएशन की मदद से जो होने वाली लॉसेज हैं उनको हमको कम करना चाहिए, ठीक है। अगला है अगर हम इस तरीके से करें, जो फीड वाटर, यानी बॉयलर में क्या होता है, वाटर क्या करते हैं हम लोग, स्टीम बनाते हैं वाटर का, और वही टरबाइन की ब्लेड पे जाता है, ठीक है। तो अगर हम उस वाटर को बॉयलर तक पहुंचाने में इस तरीके से करें कि हमें ज़्यादा उतार चढ़ाव ना करना पड़े, तो कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया कि फीड वाटर को हम जैसे जो स्टीम यूटिलाइज करते हैं ना, जो प्रॉपर जो कंडेंसर होता है, नहीं कंडेंसर, ठीक है, मतलब क्या होता है कि फिर से हमें स्टीम बनाने के लिए उसको हम कंडेंस्ड करते हैं, ठीक है, लेकिन उतने तक कंडेंस करते हैं जहाँ पर एक वाटर गर्म मिले, ठीक है। तो इस तरीके से हम फीड वाटर को हम पहले ही गर्म करते हैं। और मैं आप सभी को एक एग्जांपल बता दूं, बॉयलर में आप लोग समझ जाओगे। जैसे जब बॉयलर में आपने उसको गर्म करना शुरू किया और स्टीम बनती है, ठीक है, तो हर पूरा स्टीम प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता, ठीक है, एक प्रॉपर स्टीम नहीं बन पाता। मतलब स्टीम कैसा रहता है, ये आपका ये कह सकते हैं कि हल्का लिक्विड फॉर्म में स्टीम रहता है, लेकिन हमें ड्राई सैचुरेटेड बनाना है, एकदम ड्राई स्टीम, जैसे हवा की माफिक चले, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सुपर हीटर, ठीक है। तो सुपर हीटर यूज करते हैं, तो उसकी मदद से हमारा क्या होता है कि एनर्जी कंजर्व हो रहा है, ठीक है। क्लियर बात। चलिए अगला है बॉयलर के अंदर उपयोग होने वाली पावर तथा स्टीम की हमेशा क्या करते रहें, जांच करते रहें। अगला है फ्लू गैसों। फ्लू गैस क्या समझोगे आप, जैसे कि आपका मान लो फायर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है, फायर ट्यूब बॉयलर है आपका। अब फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि जो आपका ट्यूब है उसके अंदर फायर होता है। अब फायर के रूप में क्या होता है, फ्लू गैसेज होते हैं, न कि आग होती है, उसमें फ्लू गैसेज होते हैं, ठीक है, जो आपके जलने के बाद जो फ्लू गैसेज निकल रही हैं उनको उसमें भेजा जाता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन के परसेंटेज को कम करें, ठीक है। फ्लू गैसेज को देखते रहें और CO2 और ऑक्सीजन के परसेंटेज को भी कम करते रहें। कोल ज्वलन में प्राथमिक वायु का दाब सही होना चाहिए, ठीक है। मतलब जब आप जहाँ पे पहले फ्यूल को बर्न कर रहे हो, ठीक है, यानी कोल को हम कहाँ फ्यूल को बर्न करते हैं, ग्रेट के ऊपर, ठीक है। तो ग्रेट के जो आसपास जो आपका एयर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसका प्रेशर सही होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कोयला जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमने प्रॉपरली क्रश करा हुआ है, एक सिमिलर तरीके से तोड़ा है, तो आप सभी का फ्यूल जो है बर्न होने में बहुत अच्छा रहेगा। अत्यधिक उतार चढ़ाव ऊपर भी बात हो चुकी है, ठीक है। और जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है, उनकी समय सारणी बनाएं और कहाँ पर लॉसेज हो रहे हैं उसके बारे में पता करते रहें। बॉयलर पर लोड जो रखें एक समान रखें, इस बात का भी ध्यान रखें। और मेन है एयर लीकेज से भी आपको बचना है। और जो कांस्टेंट जो कह सकते हैं कि लो जो है आपकी फ्लेम है उसको रखने का एक प्रयास करें कि आपका जो भी बॉयलर जब हो रहा है, हीटिंग हो रही है वहाँ पे, तो फ्यूल का बर्न एक कांस्टेंट लो के अंदर होना चाहिए, ठीक है।
आइए, बॉयलर ख़त्म, भट्ठी शुरू। ठीक है, अब भट्ठी में क्या क्या हमको चीज़ों को करना है उसको समझ लेते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला है वो आपका क्या है, भट्ठी की फ्लू गैस। ठीक है, जैसा कि अभी फ्लू गैस की बात ही कर रहे थे, हम समझाए भी थे फ्लू गैस से अपशिष्ट ऊष्मा को प्राप्त कर दहन वायु को गर्म करना चाहिए। अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्ट। ठीक है, यानी जो आपकी वेस्ट निकल रही है उसको हमको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। और जो आपकी दहन वायु है, ठीक है, यानी आपकी जो दहन करने के लिए यानी ज्वलन करने के लिए जो वायु को हम यूज कर रहे हैं उसको हमको क्या करना है, गर्म करना है। ठीक है, अगला है दहन वायु में 21 अंश सेंटीग्रेड में वृद्धि के कारण 1% ईंधन तेल की बचत होगी। ये भी आपको नोट पॉइंट में इस तरीके से लिखोगे बहुत अच्छा रहेगा। भट्ठी में वायु की अधिक मात्रा को कंट्रोल करें, यानी बहुत ज़्यादा हवा नहीं जाए। हवा बहुत ज़्यादा, जैसे अभी आप गैस जला रहे हो, ठीक है, वहाँ पे हवा चलने लगती है, ऊपर से पंखा चल रहा है तो क्या है, फ्लेम इधर उधर होने लगती है। तो बहुत ज़्यादा हवा की ज़रूरत नहीं है, बिना हवा के नहीं जल सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हवा की ज़रूरत है। ठीक है, 10% वायु की अधिक मात्रा में हानि कम करने से भट्ठी में 1% ईंधन की बचत होगी। भट्ठी में होने वाली हानियों को कम करें। अगर भट्ठी में 1000 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर कार्य हो रहा है, अगर उसका हमने क्या कर दिया, गेट खोल दिया, तो आपका 1 लीटर पर हावर ईंधन खपत में नुकसान होगा। ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, याद करके रटना पड़ेगा। इसके लिए मैं बार बार आप सभी से कहता हूँ कि जा करके अपना नोट्स वगैरह लेकर के अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। लेकिन नहीं, लिड की सही डिजाइन के द्वारा पिघला करके, ठीक है, लिड की सही डिजाइन के द्वारा पिघला करके भट्ठी तथा उसमें कार्य करने वाले ऑपरेटर को लिड को बंद करने की विधि बता करके 10 से 20% तक होने वाली हानियों को कम किया जा सकता है। आइए समझेंगे। लिड की सही डिजाइन के द्वारा, ठीक है, जो भट्ठी है और उसमें कार्य करने वाले ऑपरेटर को अगर लिड बंद करने की विधि अच्छी तरीके से समझाएं तो हमारा जो 10 से 20% हानि वो कम हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी कहोगे कि भैया ये लिड क्या है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, लिड जैसे अगर आप कुकर देखें ना, कुकर को हम बंद करते हैं तो एक सही परफेक्ट मायने में बंद करेंगे, तभी तो बढ़िया से हमारा चावल पकेगा या दाल पकेगी, बगल से एयर नहीं निकलनी चाहिए। उसी तरीके से लिड भी होता है भट्ठी में, एक बंद करने वाला ऑप्शन होता है जिसे हम सही से अगर हम बंद करेंगे तो हमारे जो ईंधन की खपत है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, अगला है विद्युत रोधी में सुधार करें। ठीक है, इंसुलेटिंग सिस्टम में ध्यान दें। अब हमारा आता है अगला कूलिंग टावर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कूलिंग टावर, उसके बारे में समझते हैं। कूलिंग टावर में हम किस तरीके से एनर्जी को कंजर्व करना चाहेंगे। ठीक है, समग्र शीतलन की जांच करें तथा जितने भी वहाँ पे वर्क हो रहे हैं, ठीक है, उसकी एक आधार रेखा बनाएं, उसका एक पॉइंट सिस्टम बनाएं और फिर उस सब के बारे में स्टडी करें। और कहीं से अगर इधर उधर खटर पटर की आवाज़ आ रही है, अब सामान्य आवाज़ आ रही है, तो उस चीज़ को भी वो सुनेंगे, तो कहीं प्रॉब्लम रहेगी तो उसे आप सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? हर एक चीज़ का एक पॉइंट बनाना, एक विषय रेखा बनाना है। फिर आपका जो सिस्टम वर्क कर रहा है उसमें अगर कोई ऐसी आवाज़ आ रही है जिसकी वजह से आपको लगता है कि कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको भी सुनते रहें, जिससे ना कोई हादसा हो सकता है और आपके एनर्जी कंजर्वेशन की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। हाथ से काम करने से पहले अपनी सुरक्षा तथा अन्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए उचित नियम का भी पालन करें। ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था। ठीक है, अगला है सिस्टम को संभावित दोषग्रस्त सामग्री से मुक्त करने के लिए छन्नी से मलबे को साफ़ करते रहें। ठीक है, जो भी आपका मलबा वहाँ पे कचरा हो रहा है, ठीक है, उसको हम फिल्टर को भी साफ़ करते रहें और फिल्टर से उस मलबे को भी साफ़ करते रहें। इससे आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क करता रहेगा। ठीक है, अधिक क्षमता बढ़ाने से बचने के लिए जल वितरण प्रणाली का निरीक्षण करते रहें। जो भी हम वहाँ पे वाटर सप्लाई कर रहे हैं कूलिंग टावर के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें कूलिंग वहाँ पर कर रहे हैं, और जो भी हम भर रहे हैं जितना भी वाटर या उसके बाद, ठीक है, भरने से पहले और भरने के बाद उसकी हम प्रॉपर जांच करते रहें कि कितना भाग अभी खाली है, कितना नहीं है, उसके बारे में आपको जांच करते रहना पड़ेगा। यदि सतह पूरी तरीके से गीली नहीं है अथवा दरारें हैं तो उसके लिए हम जितने भी नालिकाएं हैं जिसके थ्रू पानी जा रहा है उसको हम चेक करेंगे। साफ जल प्राप्त करने तथा गंदगी को सिस्टम में इकट्ठा होने से बचने के लिए रावर ड्रेन के माध्यम से ठंडी पानी की बेसिन से गंदगी तथा मलबे को हटाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, रावर ड्रेन यूज करना है, जिसके माध्यम से हम ठंडे पानी यूज करके बेसिन से क्या करेंगे, हम जितने भी आपके कूड़े करकट हैं, मलबे हैं, उनको क्या करेंगे, आप लोग हटाएंगे। आइए अब एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के ऊपर हम लोग फटाक से आ गए। इस पे हमने क्या अभी बीटेक के 3rd सेम में जब था मैं,
ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के बारे में कह सकते हैं कि एक प्रेजेंटेशन भी मैंने दिया था। मुझे तो इसके बारे में थोड़ा बहुत ओवर भी पहले से ही था, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन तो लास्ट ईयर भी पढ़ा चुका हूँ, उसके लास्ट ईयर तो हमने पढ़ा ही है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड एक्चुअल में यूज किया क्यों जा रहा है, इसके बारे में अगर ओवरव्यू ले लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें लड़ना धड़ना पढ़ना नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक ऐसा कोड लोगों को दिया जा रहा है जिसके अंदर जो भी चीज़ें मेंशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बिल्डिंग बनाते हो तो आपकी बिल्डिंग सेफ़ भी रहेगी और वहाँ पे कम से कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ तो आप इस तरीके से घर का दरवाज़ा बनवाएं कि आपको कम से कम लाइट की आवश्यकता पड़े। इस तरीके से आप रोशनदान बनवाएं कि आपको कम से कम लाइट की आवश्यकता पड़े। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही सुबह हो भगवान की तरफ से जो लाइट आ रही है उसका उपयोग करें, ना कि हम अपने घर के अंदर लाइट लगाएं और लाइट मतलब जलाएं जिससे हमारी एनर्जी जो कंजर्व हो रही है वो ख़राब हो। तो समझ गए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग का एक ओवरव्यू। आइए अंदर चलते हैं फटाफट। ECBC के नाम से आएगा फटाफट से। ECBC यानी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड बिजली मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2007 में भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने की दिशा में क्या है, एक कदम है। कदम क्या है मेरे प्यारे साथियों, ECBC को विशेषज्ञ समिति द्वारा विकसित किया गया और हर जगह पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी BEE जो है वो हमेशा कह सकते हैं इंक्लूड रहता है। और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के समर्थन और मार्गदर्शन तथा अन्य हितधारक यानी उसके कंज्यूमर जैसे आर्किटेक्ट एडवाइजर शैक्षणिक संस्थान और अन्य गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये स्थापित किया गया। मतलब ECBC को स्थापित करने में किसका किसका रोल समझ में आया आप लोगों को। एक तो BEE का रोल समझ में आया, एक यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का समझ में आया, आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनका समझ में आया, आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग का डिज़ाइन कर रहे हैं उनके बारे में कौन चीज़ कैसे होगा, एडवाइज़र जूनियर इंजीनियर वगैरह, शैक्षणिक संस्थान जैसे कि आपके बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं वो पेपर भी सेट करते हैं तो इस तरीके के भी मत को देते हैं। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनके मध्य ये एक मीटिंग के बाद ये चीज़ फाइनल हुआ कि हमें ECBC की स्थापना करनी चाहिए। आइए कोड की सफल कार्रवाई के लिए कार्यवाही प्रक्रिया का विकास के अलावा राज्य और शहरी और स्थानीय निकायों में आर्किटेक्ट डिजाइनरों बिल्डरों और सरकारी अधिकारियों के निर्माण की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इतना तो ECBC लाने के साथ साथ ही आर्किटेक्चर हो गया, डिजाइनर हो गया, जैसे आप SSC JEE की तैयारी करोगे, ठीक है, तो किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए जूनियर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ रही है, CPW डिपार्टमेंट या कुछ भी MES डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर डिज़ाइनर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, बिल्डर हो गया, ठीक है, और सरकारी अधिकारी जैसे JEE वगैरह हो गए, तो इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यह उन सामग्री और उपकरणों की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है जो ECBC के निर्देशों का पालन करती है, ठीक है। मतलब जो भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, वो ECBC का जो भी निर्देश है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है, ठीक है। इन सब की सहायता से BEE USAID की सहायता से ECBC के बारे में जानकारी एवं कार्यवाही करने के नियम व छोटे छोटे प्रोजेक्ट के माध्यम से ECBC नियम को बताने और ट्रेनिंग की कार्यवाही हो रही है। मतलब जो BEE है वो ECBC के बारे में सबको अवगत भी करा रहा है और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लोगों को गाइड कर रहा है। ECBC ने एक यूजर गाइड का भी विकास किया जिसके माध्यम से लोग को ECBC कोड को लागू करने के बारे में जानकारी दी जा रही है। ECBC में हमारा क्या 4 पॉइंट है जिस पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बिल्डिंग पे, लाइटिंग पे, डिजाइन पे और हीटिंग वेंटिलेशन सिस्टम पे, ठीक है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। मतलब हमारे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा और फिर उसके अंदर जैसे लाइटिंग के बारे में बताना है कि हमें लाइटिंग कम से कम यूज करनी है और फिर उसके डिज़ाइन के बारे में, ठीक है, और फिर आपका हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ECBC वर्क कर रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा सा कम जूम कर दूं, देखिए यहाँ पे कुछ लिखी हुई है ECBC की विशेषताएं। अगर आप चाहें तो मोबाइल को सीधा करें या किसी तरीके से आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ECBC की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आपके बिल्डिंग्स वगैरह का निर्माण करना, प्रकाश की व्यवस्था को बरकरार रखना और हीटिंग वेंटिलेशन सिस्टम को भी समझना और विद्युत तंत्र की सप्लाई जो है वो कम से कम करना। ECBC के अनुरूप इमारतों का निर्माण भवनों में 40% से 60% कम ऊर्जा का उपयोग
होता है। मतलब अगर ECBC के अनुरूप आप बिल्डिंग बना रहे हो तो नॉर्मल जो बिल्डिंग्स है उससे 40 से 60% एनर्जी जो है कम लगती है। चैप्टर नंबर 8 के ऊपर हम लोग मूव कर चुके हैं, जिसे हम कहते हैं वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन। ठीक है, यानी हम जो वेस्ट हीट रिकवरी है, यानी वेस्ट हीट जो है उसको हम रिकवर करके कहीं यूज कर रहे हैं, जिससे हमारी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आइए समझते हैं इस चैप्टर को फटाफट से। वेस्ट हीट जो है वो एक ऐसी ऊष्मा है जो ईंधन को जलने के और रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, ठीक है, तो फ्यूल को जलाया, तो फ्यूल को जलाने पर आप उसका 100% यूज़ नहीं कर रहे हो, 100% फ्यूल का यूज आप नहीं कर पाओगे। तो 100% नहीं यूज कर पाओगे, जितना आपने यूज किया उतना तो आपके चलो काम का रहा, उसके बाद जो बचा वही तो आपका वेस्ट हीट है। उसी को हम क्या कर रहे हैं, कंजर्व करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि जैसे जो चिमनी है ना, चिमनी, ठीक है, जो चिमनी से धुआं निकल रहा है ना, उस चिमनी के धुएं को भी क्या किया जा रहा है आज के समय में, उसको भी कंजर्व करके यूज किया जा रहा है। तो अभी तो गांव में आप देखते होंगे चिमनी से धुआं निकलता जा रहा है, लेकिन शहरों में क्या हो रहा है, ठीक है, इसी तरीके से किया जा रहा है कि कम से कम प्रदूषण भी हो। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि प्रदूषण इसका बहुत कम होगा। ठीक है, आपको इस चीज़ के बारे में तो बिल्कुल यहाँ पे लिखना ही लिखना है कि वेस्ट हीट से क्या होगा, प्रदूषण कम होगा अगर उसको रिकवर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको क्या नाम है, वेस्ट हीट को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं तो कहाँ पर जा रहा है, ये वातावरण में जा रही है और क्या कर रही है, पॉल्यूशन ही तो बढ़ा रही है और कुछ हो रही है। हरियाणा वगैरह जा करके आप लोग देखो क्या बुरी हालत है, यही तो है। ठीक है, पॉल्यूशन ही तो बढ़ा रही है, जिसका भविष्य में कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, चाहे वो आप व्यावसायिक तरीके से बात करें, चाहे वो आर्थिक दृष्टि की तरीके से बात करें। ठीक है, तो अगर व्यावसायिक तरीके और आर्थिक दृष्टि दोनों तरीके से हम चाह रहे हैं कि इसको बचाएं, तो हम इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, आइए एक एक चीज़ को हम समझते हैं। ठीक है, बॉयलर हो गया, ईंट पकाने की बड़ी भट्टी से गर्म धुआं, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, अत्यधिक मात्रा में निकलता है। ऊर्जा की पुनः प्रेरित धुआं बहुत अधिक तेज से निकलने वाली धुआं से भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जो इसका जो हीट है, ठीक है, वो नॉर्मल जो आप सभी का यूज हो रहा है, ठीक है, उससे भी तेज़ यहाँ पर इसका धुआं रहता है। ठीक है, और जब स्टीम जो है उच्च तापमान पर द्रवित होती है तो निम्न दाब उत्पन्न होता है, और इस प्रक्रिया के कारण अत्यधिक तेज़ी से जो भाप उत्पन्न होती है, ये आपका वेस्ट हीटिंग रिकवरी का एक उदाहरण है। आइए समझते हैं इसको। बात हम लोग कर रहे थे कि आपका जो चिमनी है, ठीक है, वहाँ से हम वेस्ट हीट को रिकवर कर रहे हैं। जैसे चिमनी से जो धुआं निकल रहा है, ठीक है, वो आपका क्या हो रहा है, वो हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, वो द्रवित हो रहा है हाई टेम्परेचर पे, और जिससे हमारा लो प्रेशर उत्पन्न हो रहा है और जिससे हमारी स्टीम बन रही है, और इस स्टीम को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और ये आपका एक वेस्ट हीट रिकवरी का उदाहरण है। ठीक है, यह द्रव ऊष्मा की मात्रा और शुद्धता के कारण कीमती होता है, और द्रव की मात्रा का पुनः प्राप्ति होने का मतलब है कि आगे की प्रक्रिया में किसी प्रकार का खर्च ना होना। मतलब जैसे क्या है, कोई चीज़ आप पहले जैसे आप कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ ही फिर से वो चीज़ डेवलप कर रहे हो, तो फिर से आप ना कोयल जलाओगे, ना आप फीड वाटर लगाओगे, ना स्टीम बनाओगे, ना उसमें सुपर हीटर यूज करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से वेस्ट हीट रिकवरी से बहुत बेनिफिट है। वेस्ट हीट की पुनः प्रारित प्रणाली में उच्च तापमान वाली चिमनी से निकली गैसों का पुनः उपयोग पूर्व तापन प्रक्रिया में होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपके चिमनियों से क्या कर रहे हैं, जो गैस निकल रहे हैं उसका फिर से यूज कर रहे हैं। आइए, 1% ईंधन में कमी प्राप्त करने के लिए चिमनी के धुएं का तापमान 22 अंश सेंटीग्रेड से कम कर पुनः ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 1% ईंधन में अगर कमी चाहिए तो धुएं का तापमान 22 अंश सेंटीग्रेड कम पर पुनः ऊर्जा की प्राप्ति हम करेंगे। अगर इसके लाभ के बारे में बात करें तो डायरेक्ट लाभ जो है वो सिस्टम की क्षमता को बढ़ जाएगा, ईंधन की मात्रा और लागत भी कम लगेगी और समय कम लगेगा। अगर इनडायरेक्ट लाभ की बात करें तो आपके वेस्टेज में कमी आएगी, पॉल्यूशन में कमी आएगी, आप इक्विपमेंट्स वगैरह जो यूज कर रहे हैं उसमें कमी आएगी, ऊर्जा तो आपकी बचेगी, मजदूर स्टाफ वगैरह की भी खर्च में कटौती होगी। एप्लीकेशंस बायो ईंधन है, विद्युत उत्पादन है, ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट, आपका इंडस्ट्रीज़ जो है उसके बारे में ही बताया गया। बाकी आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा इन सब चीज़ों को नोट्स के माध्यम से। ठीक है, अब अगले हम टॉपिक के ऊपर आएंगे, को जनरेशन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं हम। को जनरेशन सिस्टम हमारा क्या है, ठीक है, तो को जनरेशन
जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हो, तो को जनरेशन को समझते हैं। तो वहाँ पे को जनरेशन के कंपोनेंट्स लिखे थे। को जनरेशन क्या है हमारा, जैसे वेस्ट हीट रिकवरी है, कुछ इसी तरीके से है। ये क्या करता है कि जैसे कोई चीज़ हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को बनाने से पहले ही जो हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या करेगा, कमी ला देगा, ठीक है। जैसे हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो हमें पानी को गर्म करने के लिए जितनी एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ेगी उसमें वो कमी लाएगा। तो इसको हम कहते हैं को जनरेशन, जिससे हमारी ऊर्जा की लागत को कमी आएगी। आइए समझते हैं। को जनरेशन एनर्जी को हम दो भागों में, ताप तथा वैद्युत में बांटते हैं, अतः इसे संयुक्त ताप और शक्ति कहते हैं। ताप या यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग वैद्युत उत्पादन, अल्टरनेटर चालन, मोटर, कंप्रेशर, पंप एवं पंखे के घूर्णन में होता है। तापीय ऊर्जा का उपयोग भाप उत्पन्न करने, पानी गर्म करने और ड्रायर के लिए गर्म हवा उत्पन्न करने के लिए होता है। मतलब समझने का ये पॉइंट है कि हम एक साथ, ठीक है, सह उत्पादन, मतलब दो चीज़ मिल करके हम किसी चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं जिससे हमें कम एनर्जी की आवश्यकता हो रही है, ठीक है। जैसे वैद्युत उत्पादन के लिए अल्टरनेटर यूज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए आपका ड्रायर यूज किया जा रहा है, ठीक है। मतलब हम हल्का सा हवा को पहले ही गर्म कर दिए और फिर हम उस चीज़ को आपको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, बॉयलर का एग्जाम्पल अगर आप लोगे, ठीक है, तो बॉयलर में क्या है मेरे प्यारे साथियों कि हम जिस ये स्टीम को क्या कर रहे हैं, स्टीम को, जिस स्टीम को पानी को गर्म करके स्टीम बनाते हैं और उसको क्या करते हैं हम टरबाइन पर मूव कराते हैं, ठीक है। तो जब टरबाइन ब्लेड के पास जब स्टीम जो है उसे हम कंडेंस्ड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि उस वेस्ट को आपके पानी को गर्म करने या पाइपों को गर्म करने, जैसे फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है, तो उसमें यूज कर लेते हैं और फिर वो आपका एक को जनरेशन का पार्ट बन जाता है, ठीक है। हवा का उत्पन्न करने में होता है। इस प्रकार को जनरेशन एक ईंधन में दो और अधिक उपयोगी रूपों में आता है, जैसे कि यहाँ पे फ्यूल है, बॉयलर है, टरबाइन, थर्मल एनर्जी जनरेटर, ठीक है। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम एक बन जाएगा और क्लासिफिकेशन आप सभी देख लीजिएगा इसके माध्यम से। बाकी आप ये लाइटिंग वगैरह, ठीक है, एक चैप्टर नंबर 9 आ गया है और चैप्टर नंबर 9 को आप स्वयं से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप प्रेस में हो गया, बॉयलर में हो गया, मिक्सर वगैरह में, ये आपके वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह के बारे में बताया गया है। तो आप ये नोट्स के माध्यम से लेकर के आप खुद से ही पढ़ेंगे, जिससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। एनर्जी ऑडिट क्या है? एनर्जी ऑडिट होता है कि जो भी हम अपना एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करें, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी एनर्जी कहाँ पर कितनी खर्च हो रही है। ये आपका एक एनर्जी ऑडिट है, ठीक है। तो एनर्जी ऑडिट एक प्रकार का क्या है, स्टडी है जो बताता है कि ऊर्जा का उपयोग कैसे कहाँ करना है, ठीक है, और एनर्जी सेविंग का एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करता है। एनर्जी कंजर्वेशन संरक्षण जो है अधिनियम 2001 के अनुसार ऊर्जा के उपयोग का हिस्सा ऐसा ऊर्जा सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण, जिससे ऊर्जा की खपत को हम क्या कर रहे हैं, घटाने की कार्यविधि को समझ रहे हैं, ठीक है, और उसका एनालिसिस कर रहे हैं और फिर उसकी एक टेक्निकल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑडिट, ठीक है। अगर इसको दूसरी भाषा में देखें तो इंडस्ट्रियल खपत और वेस्टेज को एक व्यवस्थित ढंग से निगरानी और आकलन करना ही एनर्जी ऑडिट होता है, ठीक है। अगर हम नेसेसिटी मतलब आवश्यकता समझें, नेसेसिटी ऑफ एनर्जी ऑडिट यानी आवश्यकता समझें, तो विशेष क्रिया और उत्पाद में विशिष्ट तरह की ऊर्जा और ईंधन के उपयोग को समझना, ठीक है। यानी हमारी क्या क्या एनर्जी ऑडिट की आवश्यकता हो सकती है, तो उसमें ये बताया गया है कि कोई एक स्पेशल ऑपरेशन हो रहा है और जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें किस तरीके की ऊर्जा हम यूज कर रहे हैं, कौन सा ईंधन उपयोग कर रहे हैं, उसके बारे में हमको समझना है, ठीक है। विभिन्न ऊर्जा सोर्स की लागत और मात्रा को भी पहचानना है कि कौन कौन सी लागत कितना कितना कॉस्टली है क्या, और फिर उसमें कितनी मात्रा पड़ रही है। विभिन्न स्तरों पर होने वाली ऊर्जा की खपत को पहचानना है। एनर्जी इनपुट और प्रोडक्शन आउटपुट संबंधी वेस्टेज की तरफ ध्यान को देना है। ऊर्जा के अवसर को सुधारने और ऊर्जा के कुशल मापों को रिकमेंड करने, ठीक है, उनको पहचानने के लिए भी आपका एनर्जी ऑडिट यूज होता है। बस एनर्जी ऑडिट के बारे में पूछेगा और आपका रिपोर्ट के बारे में पूछेगा, तो रिपोर्ट के बारे में इसी नोट्स के माध्यम से आप सब पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी आपको मैंने ओवरऑल एनर्जी कंजर्वेशन का वन शॉट करा दिया है। बाकी नोट्स को ज्ञान भी सचिन मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड करके पढ़ लेना, आपका एनर्जी कंजर्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, थैंक यू।